हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम नेट इकोनॉमिक्स के सितंबर 2020 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को करेंगे। इसके पहले मैंने 2004 से लेके 2029 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो स्पेशली नेट में पूछे जाते हैं मैंने वो करवाए हैं। इसके साथ साथ मैं यूपी हायर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस को करवाई हूँ। मैं केरला सेट और आगे आने वाले दिनों में और सारे सेट के भी क्वेश्चंस को करवाऊंगी और मैंने पीजीटी के भी क्वेश्चंस को करवाए हैं और 3SSB के भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी अपने चैनल पे करवाए हैं। तो जिसको प्रैक्टिस करना है तो आप मेरे चैनल पे आके बहुत सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले दिनों में मैं यूपी स्पेशली यूपी पीजीटी के लिए भी बहुत सारे आपकी रिवीजन के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज लेके आऊंगी। साथ ही साथ मैंने अपने ही चैनल पे स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स को बहुत डीपली पढ़ाया है, आप देख सकते हैं जाके मेरे चैनल में। और उसके साथ साथ कुछ जो एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो भी मैंने कराए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के वीडियो में बिना देरी किए करते हैं सॉल्व हम 2020 के पेपर्स को जो इकोनॉमिक्स के पूछे गए थे। ये कोरोना टाइम का पेपर था और बहुत 2 बार एग्जाम नहीं हो पाया, सिर्फ एक ही बार पूरे साल में एग्जाम हुआ था, वो भी सितंबर में। जो जुलाई का पेपर था वो सितंबर में हुआ था और फिर वो ऐसे ही थोड़ा सा एक्सटेंड होता गया और 2 साल एक ही बार पेपर हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वी यूज द टूल ऑफ। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को हमें जब स्टडी करते हैं तो कौन सी टूल का यूज करते हैं? फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ओनली, सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ओनली, थर्ड नाइदर माइक्रो नॉर मैक्रो थ्योरी, एंड फोर्थ है बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी बट वी ऑल एक्सटेंड एडेप्ट एंड इंटीग्रेट देम। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि इंटरनेशनल इकोनॉमीज में पूरी तरह से हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को भी देखते हैं और साथ ही साथ हम इंडिविजुअल चीज़ों को भी देखते हैं। अगर हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये किस किस चीज़ों से डील करता है? ये हमें डील करता है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी से, यानी कि ट्रेड थ्योरी से भी डील करता है, ट्रेड पॉलिसी से भी डील करता है। तो थ्योरी के साथ साथ इसमें पॉलिसी से भी ये डील करता है। साथ ही साथ ये एडजस्टमेंट ऑफ बीओपी से डील करता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट से डील करता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एडजस्टेड बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी डील करता है। तो अगर हम ट्रेड थ्योरी और ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो ये माइक्रो लेवल पे हम इसको बोल सकते हैं और बीओपी और एडजस्टेड बीओपी ये मैक्रो लेवल पे ये इंटीग्रेट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो यूज करता है टूल वो माइक्रो मैक्रो बोथ करता है और वी ऑल एक्सटेंड, हम यानी कि हम इसको अडॉप्ट इंटीग्रेट इन सब चीज को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है। तो चलिए मिला लेते हैं, ये स्पेशली पॉपुलेशन की थ्योरी से रिलेटेड है। किसने कौन कौन से पॉपुलेशन की थ्योरी दी है ये हम बाद में अभी बताएं बात करेंगे। अभी देख लेते हैं कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी किससे रिलेटेड है। तो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, सबसे पहले सीपी ब्लैकर की देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्होंने सीपी ब्लैकर ने 5 स्टेज थ्योरी दिया है। तो ये अगर हमने मैच कर लिया कि फर्स्ट का फोर्थ, तो फर्स्ट का फोर्थ अगर हम मैच करेंगे तो इससे सॉरी सेकंड का फोर्थ, तो सेकंड का फोर्थ हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें दिखाई दे रहा है। तो सीपी ब्लैकर एक फेमस है इन सब में से जो 5 स्टेज दिए हैं। इसके बाद जो लैंडरी हैं वो भी हैं, इन्होंने लैंडरी ने 3 स्टेज पॉपुलेशन थ्योरी दी है। सिडविक ने सिडविक की जो पॉपुलेशन थ्योरी ये स्टैटिक इंटरप्रिटेशन से है और कार्ल मार्क्स जैसी कोई थ्योरी पॉपुलेशन की है नहीं, ये कार्ल मार्क्स की जगह सैक होंगे। तो इसलिए ये थोड़ा सा कार्ल मार्क्स ने पॉपुलेशन से रिलेटेड थ्योरी नहीं दी, कार्ल सैक ने दी है। तो वो उन्होंने 4 स्टेज मॉडल के बारे में बताया है कार्ल सैक ने। तो इसके इसलिए हमारा अगर हम इसको मैच करें तो ऑप्शन नंबर 3 तो हमारा मैच हो रहा है परफेक्टली, लेकिन कार्ल मार्क्स यहाँ पे आप मत याद करिएगा, कार्ल सैक होंगे। अब सीपी ब्लैकर हुए या लैंडरी हुए, अब सीपी ब्लैकर ने 5 स्टेज कौन कौन से दिए हैं मैंने शायद इंक्लूड नहीं किया, मैं ऐसे ही आपको बता दे रही हूँ कि सीपी ब्लैकर ने 5 स्टेज दिए हैं। सबसे पहले उनका स्टेज स्टार्ट होता है डिमिनिशिंग स्टेज से। पहला होता है डिमिनिशिंग स्टेज, उसके बाद लो स्टेशनरी स्टेज आता है, दूसरा लो स्टेशनरी स्टेज, तीसरा आता है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, तीसरा है लेट एक्सपेंडिंग, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ डिमिनिशिंग स्टेज है ये हमारा सेकंड स्टेज आता है सीपी ब्लैकर में लो स्टेशनरी। थर्ड स्टेज आता है हमारा लेट एक्सपेंडिंग। फोर्थ स्टेज सीपी ब्लैकर की पॉपुलेशन थ्योरी में इनका फोर्थ स्टेज है अर्ली एक्सपेंडिंग। और फिफ्थ जो स्टेज है इसका नाम है हाई स्टेशनरी स्टेज। तो ये 4-5 तरह के स्टेज इन्होंने दिए हैं और इनका नीचे से जाता है, यानी कि इस स्टेज में डिमिनिशिंग स्टेज में हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट ये दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई होते हैं।
उसके बाद धीरे धीरे हम जैसे जैसे हमारी ठीक होती जाती है इकोनॉमिक कंडीशन, तो ये बर्थ रेट और डेथ रेट धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। उसके बाद अगर हम आए लैंड्री की तरफ, इनका पूरा नाम है एडॉल्फ लैंड्री। अब इन्होंने 3 स्टेज ऑफ पॉपुलेशन दिया है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। इन्होंने 3 स्टेज ऑफ पॉपुलेशन दिया है। सबसे पहले जो पॉपुलेशन है उनका नाम है प्रिमिटिव रिजिम, यानी कि इन्होंने रिजिम की तरफ से अपने पॉपुलेशन थ्योरी को दिया है, जिनका रिलेशनशिप डिपेंड होता है पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फूड सप्लाई से। पहला क्या है? प्रिमिटिव रिजिम। उसके बाद दूसरा स्टेज इनका है इंटरमीडिएट डेमोग्राफिक रिजिम, यानी कि इंटरमीडिएट डेमोग्राफिक रिजिम। थोड़ा सा ये मेरा स्टाइलस अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ये लाइंस आ जा रही हैं। और लास्ट है मॉडर्न अप्रोच। तो ये 3 तरह का इन्होंने दिया है, मॉडर्न अप्रोच यहाँ पे लास्ट है। ये तो लैंड्री का हो गया। अगर हम सिडविक की बात करें तो सिडविक ने बाद में, सिडविक के साथ साथ थॉमसन, नोटेंस्टीन, ये सारे तरह के इन्होंने भी 3 तरह के स्टेजेस डिवाइड किए हैं, प्री ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एंड पोस्ट ट्रांजिशन। तो इस पे ये बेस्ड है ये पॉपुलेशन की थ्योरी, जो कि हम अक्सर हमने एमए में पढ़ा होगा, जो कि कई लोगों को याद भी नहीं होगा, उसके बाद से बहुत रेयर ही हम पढ़ते हैं। तो ये हमारी थ्योरी थी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे हमें असर्शन एंड रीजन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट असर्शन है हमारा, हाई पावर्ड मनी इज अ सोर्स ऑफ ऑल अदर फॉर्म ऑफ मनी दैट इम्पैक्ट मनी सप्लाई। तो यस, सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री का जो मेन सोर्स है मनी सप्लाई है, सेंट्रल बैंक के मनी सप्लाई है, और मनी सप्लाई जो सेंट्रल बैंक के द्वारा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी। तो हाई पावर्ड मनी इज अ सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मनी एंड इट इम्पैक्ट द मनी सप्लाई। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड अगर हम बात करें क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, तो ये क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कमर्शियल बैंक के द्वारा ही की जाती है। तो अगर हम इन दोनों को इंडिविजुअली देखें तो ये असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट हैं, लेकिन एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करते। यहाँ पे हाई पावर्ड मनी की बात हो रही है और यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन की बात हो रही है। तो दीज बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनिंग ए। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लीनियर प्रोग्रामिंग दी हुई है और हमें बताना है कि कौन सा एक वैलिड ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग का। मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर हम बात करें लीनियर प्रोग्रामिंग में, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैथमेटिक्स में स्पेशली ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम से डील करता है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम से डील करता है, रियल वैल्यू फंक्शन, और इसमें वैल्यू जो होती हैं वो मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड दोनों हो सकती हैं। अब यहाँ पे नाम ही है लीनियर, यानी कि जो हमारा ये फंक्शन है वो फंक्शन में एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब या दोनों साथ में ऐसे नहीं होने चाहिए, वो लीनियर होने चाहिए। तो वो मैक्सिमम और या मिनिमम दोनों हो सकते हैं, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों से डील करता है, लेकिन कंडीशन है कि उसका जो फंक्शन है वो लीनियर होना चाहिए। अगर आप इस फंक्शन को देखें, ए को, मैक्सिमा तो है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये लीनियर तो है नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। इसमें भी मैक्सिमा से डील करता है लेकिन ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना कि लीनियर, तो ये भी गलत हो गया। इसमें भी ये स्क्वायर है इन दोनों में, तो ये भी गलत होगा। लेकिन अगर डी देखें तो डी क्या है हमारा? एकदम लीनियर प्रोग्रामिंग, ये लीनियर फंक्शन है और इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैलिड होगा, क्योंकि हम मिनिमा या मैक्सिमा दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें मिनिमा है और यहाँ पे लीनियर फंक्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ट्रेड अफेक्ट। ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या क्या अफेक्ट कर सकता है? बेसिकली कोई भी ट्रेड हो, आउटवर्ड या मतलब हम या तो अपने नेशनल में करें या इंटरनेशनल, हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्ले अ वेरी मेजर रोल। अब इसमें देखिए पैटर्न ऑफ ट्रेड, क्या हमारे ट्रेड का पैटर्न इससे अफेक्ट होगा? तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से हमारा ट्रेड का पैटर्न अफेक्ट करता है कि हमारा हमारा ट्रेड का पैटर्न कैसे जा रहा है। अगर हम बाउंड्रीज बिटवीन ट्रेडेबल एंड नॉन ट्रेडेबल गुड्स की देखें, तो ये दो चीजों के बीच की बाउंड्री को भी ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिसाइड करेगा, वो भी ट्रेडेबल एंड नॉन ट्रेडेबल गुड्स के बीच में। और हमारा ये ग्लोबल सप्लाई चेन को भी इफेक्ट करता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है किसी भी चीज़ की, तो हमारा ऑलरेडी हमारा जो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से। अगर हमारी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड ऑटोमेटिक लो हो जाएगा, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और जिससे हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारे ट्रेड में ग्लोबल सप्लाई चेन को भी अफेक्ट करेगा। यहाँ पे दिया है बाउंड्रीज ऑफ नॉन ट्रेडेबल गुड्स। कोई भी चीज़ की बाउंड्रीज हम किसी के बीच में देखते हैं, सिर्फ नॉन ट्रेडेबल गुड्स के बीच की बाउंड्रीज को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं बताता है, तो ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा। यानी कि हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमारा करेक्ट होगा, ना कि फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अब इसमें देखिए ये जो फोर्थ था ना लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसी के बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल में भी लिखा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अ लीनियर इक्वेशन, यानी कि इसकी कंडीशन ये है कि हमारा इक्वेशन कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, और ये आइदर मैक्सिमा या मिनिमा, ये सर्टेन वैल्यू से डील करता है, जिसको हम टिपिकली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये ए और बी को हम कोएफिशिएंट कहते हैं, एंड एक्स एंड वाई दीज आर द वेरिएबल, जिसमें हम अपने सोल्यूशन को मैक्सिमा या मिनिमा कोई भी चीज करते हैं। अब मैक्सिमा कोई भी कंस्ट्रेन या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी फर्म है, वो क्या चाहेगा कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी मैक्सिमा इन प्रॉफिट, और मिनिमम वो क्या करना चाहेगा, कॉस्ट को करना चाहेगा, तो मिनिमम इन कॉस्ट या अपने अदर रिसोर्स यूजेस को वो मिनिमम करना चाहेगा। तो इसीलिए मिनिमा एंड मैक्सिमा से डील करता है, लेकिन वो लीनियर होना चाहिए हमारा इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इन द मार्केट कर्व। तो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन अगर किसी भी मार्केट में होगा तो क्या क्या चीजें उससे होंगी। तो सबसे पहले एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होने की वजह से मार्केट में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो है एडवर्स सिलेक्शन की। एडवर्स सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि हमें जो कुछ भी हम चूज करने जाते हैं, हमें उसके बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उसका सिलेक्शन हम उतने अच्छे से नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन की हमें कमी होती है। तो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में दो चीजें होती है, एक तो एडवर्स सिलेक्शन और ऊपर से प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट दिया है। अब इफिशियंसी इन वेज, तो हमें अगर वेज में पूरी तरह से इफिशियंसी है तो ये एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का कारण नहीं है, मतलब यहाँ पे एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती तो वेज हमारा इनइफिशियंट होता, ना कि इफिशियंट होता। और अगर हम इसकी बात करें तो मार्जिनल बेनिफिट ऑफ एडिशनल यूनिट रिसोर्सेज डिमिनिशेस विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूनिट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ये उल्टा लिखा हुआ है। अगर ये ऐसे लिखा होता कि मार्जिनल benefit of additional resources increases with decreasing the unit of resources, तब ये asymmetric information का कारण बनता है, लेकिन ये नहीं है। तो इसीलिए हमारा ए एंड डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि सी में है, तो सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन। हमें एक प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी ही प्रोडक्शन फंक्शन, ये कॉफ-डेगलर प्रोडक्शन फंक्शन है, और इसके बेस्ड ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देख लेते हैं हम कि द कोएफिशिएंट ए शोज द मार्जिनल इफिशियंसी। क्या हमें एक कोएफिशिएंट मार्जिनल इफिशियंसी को शो करता है, तो यस ये करेक्ट है, ए यहाँ पे मार्जिनल इफिशियंसी को शो करता है। दूसरा है इफ एक्स अल्फा एंड बीटा इज ग्रेटर देन 1 द प्रोडक्शन फंक्शन इन एग्जिबिट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, तो ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि कॉफ-डेगलर प्रोडक्शन फंक्शन में हम तीन चीजों को पढ़ते हैं कि अगर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा वो इंक्रीजिंग स्केल को दिखाएगा, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 होगा वो डिक्रीजिंग स्केल को दिखाएगा, एंड अल्फा प्लस बीटा अगर इक्वल टू 1 होगा वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को शो करता है। तो हमारा ए और बी तो सही है। तीसरा है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर लेबर एंड कैपिटल इज गिवन बाय बीटा के अपॉन अल्फा के। अब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालना पड़ेगा एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन निकालेंगे। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ लेबर, यानी कि हम डी क्यू अपॉन डी एल करेंगे। तो चलिए हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये हमारा डिफरेंशिएशन इस तरीके से हो जाएगा, डी एल और क्यू की जगह पे हम ए एल अल्फा के बीटा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने में जब अगर किसी को ऐसा ये मल्टीप्लाई वाला डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के लिए एक अलग से क्लास ले लूंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको समझाने लगूंगी, मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन आता है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एल के टर्म में, तो एल का टर्म में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये इसके साथ हमारा अल्फा बाहर निकल जाएगा एल और अल्फा -1 और के बीटा हमारा एज इट इज रहेगा। थोड़ा मेरा स्टाइलस ठीक नहीं चल रहा है, इसकी वजह से ये लाइन आ जा रही है, मैं इसको ठीक कर लूंगी। अब इसको हम अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ए ये अल्फा ये अल्फा हमारा, ये एक एक्स्ट्रा है अल्फा, उसके बाद हम लिखेंगे इसको क्योंकि हमने इसको डिफरेंशिएट किया है इन टर्म्स ऑफ दिस, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा, ये ए, ये एल अल्फा और ये के बीटा, और एक एल का मल्टीप्लिकेशन अगर इससे करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा अगेन हमारा क्यू का फंक्शन हो गया, तो अल्फा क्यू बाई एल, ये किसका डिफरेंस, ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब इसी तरह से हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल भी निकाल लेते हैं। अगर आपने ये कर लिया हो तो मैं यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकाल देती हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है मुझे इसमें आज, इसको मैं इरेज करती हूँ।
मैं यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल यहाँ पे निकाल ले रही हूँ। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल में अगेन हम क्या करेंगे, डी क्यू को विद रिस्पेक्ट टू के हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए हमारा तो वैसे ही एज इट इज रहेगा, एल अल्फा भी एज इट इज रहेगा, सिर्फ कौन सा टर्म डिफ्रेंशिएट होगा, के बीटा वाला। तो बीटा हमारा बाहर आ जाएगा, के और बीटा माइनस वन, और इस तरीके से हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया। इसको हम जब रीअरेंज करेंगे तो हमारा बीटा बाहर हो जाएगा, और ये ए एल अल्फा के बीटा, और एक माइनस वन भी है ना, तो यहाँ पे अपॉन के, तो यानी कि बीटा क्यू अपॉन के। तो अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ हम के देखें तो ये बीटा क्यू अपॉन के, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एल क्या है, ये अल्फा क्यू अपॉन एल। अब हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन निकालेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, ये क्या होता है, और किसका, एल एन के का। तो इसका फॉर्मूला होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अब हम इसको जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो रख लेते हैं यहाँ पे, तो क्यू अपॉन के, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या है, बीटा क्यू अपॉन एल। ये क्यू से ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, और हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा, और ये अपोजिट हो जाएगा इसके, अल्फा एल अपॉन के अपॉन बीटा, ये हमारा आया। जबकि यहाँ पे हमें उल्टा लिखा हुआ दिया हुआ है, तो इसीलिए ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज गिवन बाय, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल हमने यहाँ पे निकाला था ना, बीटा क्यू अपॉन के, और यहाँ पे ऑलरेडी है बीटा क्यू अपॉन के, तो इस वजह से ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ए बी एंड डी करेक्ट है, जबकि सी करेक्ट नहीं है, तो ए एंड बी एंड डी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से करेंगे। हमें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन निकालना था, उसके लिए उसका फॉर्मूला होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। हमने इस फंक्शन को, जो प्रोडक्शन फंक्शन कॉफ डगलर प्रोडक्शन फंक्शन है, इसको हमने पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकाल लिया, फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकाल लिया, फिर उसको डिवाइड कर दिया लेबर और कैपिटल के टर्म में, तो इस हमें मिल गया ये, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग मैच करना है, और उसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो अगर हम नीचे से ये कहीं से भी कर लीजिए, तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी लेवेंस्टीन ने दिया है। अगर हम डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन की बात करें तो ये सीपी ब्लैकर ने 5 स्टेज के बारे में बताया है। एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन रोस्टो ने दिया है, और ये हमारा जो न्यू क्लासिकल ग्रोथ है ये सोलो ने दिया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है, क्योंकि ए का फर्स्ट इसी में दिया है, बाकी किसी में नहीं दिया, तो डी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द बेस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन फ्रॉम अ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट विच हैज अ बेस्ट और द लीस्ट। तो ये जो है ना, बेस्ट और द लीस्ट बैड इकोनॉमिक इफेक्ट, ये किसने बोला था? तो बेसिकली हमें टैक्सेशन के बहुत सारे थ्योरीज अलग अलग लोगों ने दिए हैं, और जितने यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, मसग्रेव हो, मार्शल हो, पीगू हो, डेल्टन हो, इन सब ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हो, लेकिन स्पेशली जो ये टर्म है बेस्ट और द लीस्ट बैड इकोनॉमिक्स, ये किसने बोला है? तो ये डाल्टन के द्वारा बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट किसे कहते हैं? तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में हम लेबर फोर्स और किससे डिवाइड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, और यही हमें बताना है। तो जो अडल्ट पॉपुलेशन है उससे हम डिवाइड करेंगे। अडल्ट पॉपुलेशन यानी 15 से लेके जो 59 तक के पॉपुलेशन है उसको हम अडल्ट पॉपुलेशन कहते हैं, क्योंकि ये वर्क कर सकते हैं। आफ्टर 60 तो रिटायरमेंट हो जाती है लोगों की, और 14 से पहले वो बच्चे ही कहलाते हैं, तो वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के पार्ट नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक सोल्यूशन दिया है, इस मतलब हमें एक पे ऑफ है प्लेयर ए एंड प्लेयर बी का, और हमें बताना है कि बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी प्लेयर ए और प्लेयर बी की, और वैल्यू ऑफ गेम हम कैसे निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ गेम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जिसको हम यहाँ पे मैं ये वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालते हैं ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए सबसे पहले ये प्रॉब्लम है 2 प्लेयर या जीरो सम गेम का, जिसको रो ए एंड रो बी द्वारा दिया गया है। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा सैडलर पॉइंट क्या होगा। तो सैडलर पॉइंट निकालने के लिए इसी सैडलर पॉइंट की हेल्प से ही हम इसके वैल्यू ऑफ गेम्स को निकालेंगे। तो सैडल पॉइंट्स वो पॉइंट्स कहलाती है जो इन दोनों को मतलब दोनों का इस मतलब दोनों का वो पॉइंट सैडलर पॉइंट कहलाएगा, जिसमें दोनों इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड पाएंगे। अब सैडलर पॉइंट निकालने के लिए हमें रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा ये निकालना होता है। तो सबसे पहले रो, तो ऐसे जो होते हैं इनको हम रो कहते हैं, तो हम रो मिनिमा यहाँ पे निकाल लेंगे। रो मिनिमा का मतलब होता है ये फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, तो इस फर्स्ट रो की सबसे मिनिमम वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। सेकंड रो में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, तो सेकंड रो की सबसे मिनिमम वैल्यू है -5, तो यहाँ पे -5 लिख लेंगे। उसके बाद ये थर्ड रो में सबसे मिनिमम वैल्यू है -2, तो यहाँ पे -2 लिख लेंगे।
रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा। तो कॉलम मैक्सिमा हम निकाल लेते हैं। कॉलम मैक्सिमा का मतलब होता है इस कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो है 2। इस कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो है 6। और इस कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 2। ये सब दोनों माइनस में है। तो इस तरीके से हमने रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा निकाल लिया। अब सैडल पॉइंट हम तब निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, सैडल पॉइंट निकालने के लिए ये जो रो मिनिमा है इसको हम मैक्स कर देंगे, और ये जो कॉलम मैक्सिमा है इसको हम मिनिमा कर देंगे। यानी कि अगर रो मैक्सिमा करें यहाँ पे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, मैक्स रोमिन, सॉरी ये बार बार ऐसे हो जा रहा है। तो इस रो मिनिमा में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू इस रो मिनिमा में है 2। ठीक है, और ये कॉलम मैक्सिमा में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू है 2। तो रो मिनिमा की सबसे मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 2, और कॉलम मैक्सिमा की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, वो है 2। तो यानी कि जो सैडल पॉइंट है वो हमें क्या मिल गया, 2 एंड 2। सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसमें हमें दो प्लेयर्स दिए हुए हैं, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी, और ये दोनों की हमें पे ऑफ मैट्रिक्स दी हुई है एक ही में। अब पे ऑफ मैट्रिक्स जब हमें दी होती है तो वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए हम एक सैडल पॉइंट निकालते हैं। सैडल पॉइंट वो पॉइंट होती है जिसमें प्लेयर ए और प्लेयर बी की वैल्यू इक्वल आती है। अब ये इक्वल वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा का कंसेप्ट लेते हैं। जब हम रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा निकाल लेते हैं, अब उसी रो मिनिमा की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं और कॉलम मैक्सिमा की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वो सैडल पॉइंट क्या है प्लेयर ए और प्लेयर बी की, जो कि वैल्यू ऑफ गेम डिसाइड करता है। तो वैल्यू ऑफ गेम क्या है, 2। तो वैल्यू ऑफ गेम देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि वैल्यू ऑफ गेम में प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी प्लेयर ए और प्लेयर बी की। तो अब देखिए 2 जहां जहां भी आएगा, प्लेयर ए और प्लेयर बी की वही बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। तो सबसे पहले मैं तो थोड़ा सा ये इरेज कर दे रही हूँ, जो मैंने बीच में ये लिख दिया ना, ये सारी चीजें। हाँ, अब हमें क्या करना है, ये बताना है कि इसकी अब बेस्ट क्या होगी। तो वैल्यू ऑफ गेम हमें 2 मिल गया। अब हम बेस्ट कैसे निकालेंगे कि स्ट्रैटेजी प्लेयर ए की क्या होगी। तो अगर प्लेयर ए की स्ट्रैटेजी देखें तो कहाँ पे 2 है, तो A1 और B1 इसमें क्या है, 2 है। तो यानी कि A1 सॉरी, यहाँ पे A1 और B1 इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है। दूसरी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, 2 यहाँ भी है, यानी कि A3 और B1। तो A3 और B1 ये भी क्या है, एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है। और तीसरा क्या है, एक ये रहा। अब ये किस में आता है, A1 एंड ये B3, A1 एंड B3, ये तीनों जो है ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है प्लेयर ए एंड प्लेयर बी के लिए। तो ये कहाँ पे आ रहा है, तो ये देखिए इसमें सिर्फ A1 B1 है, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी अगर बात करें तो इसमें देखिए A1 B1 जो हमें यहाँ पे देखा है वो है, A3 B1 तो A3 B1 भी है, और A1 और B3 ही भी है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और कैसे हम सैडल पॉइंट निकालते हैं अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बता दिया ताकि आप इसको कर लें। अब जिसको भी प्रॉब्लम हो उसके लिए मैंने ये अलग से भी बताया है, मैंने आपको वहाँ पे समझाया भी है। तो आप इसकी हेल्प से भी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बार बार आप पीछे भी जाके देख सकते हैं वीडियो को, ताकि आप इसको अच्छे से कर सके। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हमें फिर से स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, द इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी सजेस्ट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इनोवेशन एंड नॉलेज लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यस, इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी न्यू क्लासिकल में ही एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस थ्योरी दी गई थी। तो एक्सोजेनस थ्योरी किसने दी थी, तो एक्सोजेनस थ्योरी सोलो के द्वारा दी गई थी। और उसी के बाद इंडोजेनस थ्योरी बहुत सारे इसमें इकोनॉमिस्ट थे, जिसमें हमारे एरो, ल्यूकास, और भी सारे इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ग्रोथ हो सकती है। तो इनके अकॉर्डिंग जो ग्रोथ है वो जब हम ह्यूमन कैपिटल इनोवेशन नॉलेज अगर इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगी। तो इसमें ज़्यादातर फोकस किस में किया गया है, ह्यूमन कैपिटल पे, इनोवेशन, नॉलेज, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इनोवेशन एंड नॉलेज रिड्यूस डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करता है। तो देखिए इसमें ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको लगेगा कि रिड्यूस डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, ये बोला है कि रिड्यूस करेगा, क्या कम करेगा डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट।
वैसा इन्वेस्टमेंट जो डिमिनिशिंग रिटर्न दे रहा है, क्या उसको कम करेगा? जब हम ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड नॉलेज में करेंगे तो यस, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि हम अगर ह्यूमन कैपिटल या इनोवेशन या नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये जो डिमिनिशिंग रिटर्न है इन्वेस्टमेंट का वो कम हो जाएगा हमारा, और हमारा फाइनली जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा। तो ये भी करेक्ट है हमारा, इसीलिए बोथ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट नेशनल इनकम आइडेंटिटी। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम वो इनकम होता है जिस जो हमारे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको जोड़ते हैं, इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं, ये सब कुछ को हम नेशनल इनकम में लिखते हैं। तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज किसने दिया है, एडम स्मिथ ने। फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरी ये हेक्सर एंड ओहली ने दिया है। ऑफर कर्व दिया है मार्शल ने, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैबरलर के द्वारा दी गई है। अगर हम इसको मैच करते हैं तो डी का फोर्थ इसमें भी है, ए का थर्ड इसमें है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें बताया है असर्शन में कि ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या जीरो आएगा, और अगर जो हमारा कॉलम 2 है इसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए हैं। तो जब हम मैट्रिक्स को पढ़ते हैं और उसके डिटर्मिनेंट्स के कुछ कंडीशंस को पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में अलग अलग चीजें आती है। अब हम इसको किस तरह से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम लैप्लेस एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। अब हमारा रीजन क्या है, लैप्लेस एक्सप्रेशन परमिट इवोल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स अलोंग एनी रो एंड कॉलम। तो ये हमारा रीजन करेक्ट है, क्योंकि अभी जो मैं डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी वो इन्हीं के द्वारा की गई है, और हम डिटर्मिनेंट किसी भी रो एंड कॉलम कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो ए के डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से लिखते हैं मॉड के अंदर। जो हमारा पहला रो है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो पहली वैल्यू है 5, इसको ऊपर को कैंसिल कर देंगे, नीचे को कैंसिल ऐसे कर देंगे, जो बीच का पोर्शन है उसको हम रखते हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए है ये, और ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है यानी कि 3 × 3 का है मैट्रिक्स। तो 5 को हम यहीं रखेंगे और ये 5 के आगे वाले पोर्शन को काट देंगे, इधर वाले पोर्शन को कैंसिल आउट कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे इसके मल्टीप्लिकेशन से। तो 0 × 1 माइनस 0 × 2। फिर अब हम जो पहला रो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, दूसरे की निगेटिव लेते हैं, तीसरे की पॉजिटिव लेते हैं। तो दूसरी वैल्यू हमारी निगेटिव में आएगी। अब ये जब दूसरी वैल्यू करते हैं तो ऊपर की वैल्यू को कैंसिल आउट कर देते हैं, दूसरी वैल्यू को आगे रखते हैं और इसके साथ वाले को भी कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैसे भी जीरो आएगी। तो ओवरऑल जब हम करेंगे, इसको मैं करके भी दिखा दे रही हूँ आपको, इसकी वैल्यू अगर हम -1 × 1 करें, -2 × 1 करें, और ये ओवरऑल जीरो हो जाएगी। और फिर जो तीसरी वैल्यू इसमें प्लस करते हैं और ये 3 ऐसे ही रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 1 × 0 -0 × 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जीरो आएगा, यानी कि ओवरऑल जो हमारा डिटर्मिनेंट है जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वो जीरो ही आएगा। अब ये इसको हम बोलते हैं ये हमें 2 × 2 मॉडल को सॉल्व करने में हेल्प करता है, और इसको हम लाप्लास एक्सपेंशन भी कहते हैं। इसके थ्रू हमने इसको सॉल्व किया, यानी कि हम किसी भी रो एंड किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम की सारी वैल्यू अगर जीरो है तो हमारा डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो आता है। इसको मैं सॉल्व करके भी दिखाई हूँ, और ये इसका एक जब फीचर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो भी हम इसको पढ़ते हैं, तो इसको बिना देखे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपर्टी को पढ़ा होगा तो यानी कि ये दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये होता क्या है ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। हम कोफैक्टर्स लेते हैं, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं जैसे मैंने दिखाया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया है और इसको मैंने दिखाया है कि इसको किस तरह से करते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ मतलब दो ही जीरो हैं, तीनों जीरो नहीं है। अगर तीनों जीरो होते तो इसकी भी वैल्यू क्या आती, जीरो आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी आउटपुट ग्रोथ रिजल्ट फ्रॉम। यानी कि ट्रेडिशनल न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी के अकॉर्डिंग आउटपुट ग्रोथ किसका रिजल्ट होता है। अगर आउटपुट में ग्रोथ हो रहा है तो उसकी वजह से क्या क्या होगा, तो लेबर क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों इंक्रीज होगा। तो ये तो करेक्ट है। आउटपुट में ग्रोथ होने की वजह से, आउटपुट ग्रोथ तभी होगा ना कि जब लेबर की क्वालिटी भी अच्छी हो और क्वांटिटी भी अच्छी हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो आउटपुट में ग्रोथ होगा। इंक्रीज इन कैपिटल, अगर आउटपुट में ग्रोथ को बढ़ाना है तो हमें अपने कैपिटल को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तीसरा है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, तो क्या हमें आउटपुट के ग्रोथ के लिए किसी तरह के
एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें आउटपुट की ग्रोथ चाहिए। एक्सपोर्ट कब इंक्रीज होता है? एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज होता है जब हमारा डिमांड इंक्रीज होता है, या हमारे किसी प्रोडक्ट की अच्छी खासी डिमांड फॉरेन मार्केट में हो, तो हमारा एक्सपोर्ट होता है, इंक्रीज होता है, ना कि आउटपुट की ग्रोथ से हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। इनडायरेक्टली ये करेक्ट है, बट डायरेक्टली इसको हम करेक्ट नहीं मानेंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, तो ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी अगर हमारी अच्छी, हमारे पास अच्छी खासी मशीन है, तो हम ज्यादा आउटपुट ग्रोथ कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ए, बी और डी। बाकी के ये वाला सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड पावर फंक्शन को बताना है कि कौन सा है। तो ये बेसिक हमारे 11th 12th के और इवन 7 8 के बच्चे भी कर लेंगे। तो लीनियर फंक्शन ऐसा होता है जिसमें किसी भी तरह की कोई पावर नहीं होती है, तो लीनियर फंक्शन हमारा ये हमें y दिख गया। अब इसमें तीनों में फोर्थ है। अब सपोज किसी को सिर्फ लीनियर ही पता था, उसको नहीं पता था कि क्या होगा। अगर सपोज आपको नहीं पता, तो लीनियर में आपने, चलो ये तो आपने कैंसिल आउट कर दिया, अब इस तीन में से आपको करना है। आपने कुछ भी दिमाग लगाया, आपने देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमेशा ई आता ही आता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई आता है, तो यानी कि सी का थर्ड होगा। तो सी का थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि आपने ये भी एलिमिनेट कर लिया। उसके बाद अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा अगर आप देखें, तो क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है 2, यानी कि ऐसा इक्वेशन जिसकी पावर 2 है उसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें तो पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। इसमें पावर 2 है, जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक फंक्शन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये हमारा बी का ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। और यहाँ पे पावर फंक्शन 2 से ज्यादा होती है, तो ये 3 है, तो ये 3 इसके पावर फंक्शन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको एक समझाने की कोशिश की कि एलिमिनेट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है। तो ये बहुत बेसिक सा हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको हम पढ़ के भी बता सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 67% ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट आर मार्जिनल होल्डर्स, लैंड होल्डर्स विद लेस देन 1 हेक्टेयर। तो यस, इंडिया में बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चरिस्ट हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम की जमीनें हैं, और उस पर वो अपना एग्रीकल्चर करते हैं। 10% एग्रीकल्चर हैव 10 हेक्टेयर्स और मोर। तो ये तो सुन के ही लग रहा है कि ये गलत स्टेटमेंट है। जब 67% लोगों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम है, तो 10% लोगों के पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा कैसे एग्रीकल्चरिस्ट हो सकते हैं। तो यही गलत ऑप्शन है। बाकी थर्ड भी देख लेते हैं। इन द रूरल सेक्टर लैंड इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम। तो यस, लैंड एक प्रिंसिपल सोर्स है रूरल सेक्टर में, और ड्यू टू हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज स्मॉल। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। अगर सपोज बहुत पॉपुलेशन ज्यादा है, तो क्या होगा, दो भाई हैं, दो भाई में ऑलरेडी एक फादर है, उसके 2 बच्चे हैं, तो 2 भाई में ऑलरेडी एक इस खेत की मतलब 2 भागों में बट गया, इनके पास इतना जो खेत है। अब इसके भी 2 बच्चे हैं, तो ये भी और बढ़ गया। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, जो एवरेज साइज है लैंड होल्डिंग की एक पर्सन के पास, वो कम होती जाती है। तो ये भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इनकरेक्ट है। अब इसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको और यहाँ पे दिया है कि मार्जिनल फार्मर किसे कहते हैं, स्मॉल फार्मर किसे कहते हैं, लार्ज फार्मर की क्या डेफिनेशन होती है, मीडियम फार्मर और टीनी फार्मर की क्या डेफिनेशन होती है। तो मार्जिनल फार्मर ऐसे फार्मर को कहा जाता है जिसमें जो अप्रोक्सीमेटली ज्यादा से ज्यादा हमारे इंडिया में मार्जिनल फार्मर ही है, क्योंकि इनके पास बहुत ही ज्यादा 1 हेक्टेयर से भी कम की लैंड होती है। स्मॉल फार्मर उसे कहते हैं जिनके पास 1 और 2 हेक्टेयर के बीच की लैंड होती है। लार्ज फार्मर जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा की लैंड होती है। मीडियम फार्मर जिसके पास 2 से लेकर 10 तक हेक्टेयर की लैंड होती है, उसको मीडियम फार्मर कहते हैं। और टिनी फार्मर यानी कि वैसे छोटे फार्मर जिनके पास 1 या 2 हेक्टेयर की लैंड होती है, जिसको हम स्मॉल फार्मर भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम है तो एक टिनी फार्मर। तो ये है लैंड होल्डिंग के हिसाब से स्मॉल लार्जर फार्मर की डेफिनेशन। अब यहाँ पे दिया है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ मेट्रो राइड्स इज 0.8 एंड टोटल राइडशिप per day is 1.5 lakh. If price of bus ride is 5% increase by 5%, the change in total metro ride will be. अब यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है। तो अगर आपको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पता है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मेट्रो राइड्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ बस राइड। तो ये फॉर्मूला होता है किसका? इलास्टिसिटी का। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर नॉर्मल इलास्टिसिटी का फॉर्मूला देखना चाहते हैं, तो वो क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x1 एंड चेंज इन प्राइस ऑफ x2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? चेंज, अब इस क्वेश्चन में हमें डिमांड ऑफ मेट्रो राइड्स है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मेट्रो राइड्स, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मेट्रो राइड्स, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मेट्रो राइड्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ बस राइड, चेंज इन प्राइस ऑफ
बस राइड, बस इसको आपको लिख देना है। तो हमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेट्रो राइड की दी है, कितना है 0.8। तो चलिए यहाँ पे रख लेते हैं, तो 0.8 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ये किसके इक्वल है, चेंज इन डिमांड ऑफ मेट्रो राइड्स। तो टोटल राइडरशिप पर डे कितना है 1.5 लाख। तो टोटल राइडरशिप हमारा 1.5 लाख है। तो 1.5 लाख को हम कैसे इसको लिखेंगे, तो यही हमें निकालना है, मतलब चेंज इन टोटल मेट्रो राइड हमें निकालना है, चेंज इन टोटल मेट्रो राइड हमें निकालना है। और यहाँ पे क्या दिया है, चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन टोटल मेट्रो मतलब ये टोटल मेट्रो चेंज हमें निकालना है। और टोटल प्राइस ऑफ बस हमें कितना दिया हुआ है, प्राइस ऑफ बस इंक्रीज बाई 5%। यानी कि अगर पर डे 1.5 लाख अगर टोटल राइडरशिप होती है, तो इसकी जो प्राइस है वो 5% इंक्रीज करती है। यानी कि अगर 5 इसकी प्राइस देखें तो क्या है 5, तो नीचे क्या लिख देंगे हम, ये 5। अब इसको कैसे निकालेंगे हम, तो 1.5 लाख को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 5 1 2 3 4 इंटू, अब ये पर डे की है ना, और ये 0. और यहाँ पे ये 5 है। अब ये इधर से चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4%, क्योंकि ये परसेंटेज में था, ये इधर चला जाएगा और 4%। और ये हमें टोटल मेट्रो निकालना है। तो टोटल जो हमारा मेट्रो राइड है, टोटल मेट्रो राइड किसके इक्वल हो जाएगा 4% इंटू जो पर डे हम वो करते हैं 1.5। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं 1 5 1 2 3 4 इंटू 4 अपॉन परसेंटेज को हटाएंगे तो 100। इससे इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे और 15 चौका कितना होता है 60। तो ये हो जाएगा 60, यानी कि 1 2 और, तो 60,000 क्या हो जाएगा टोटल मेट्रो राइड हो जाएगा, चेंज इन टोटल मेट्रो राइड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर एनी टू इक्वली लाइकली एग्जॉस्टिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। तो जब हमारा हमारा एग्जॉस्टिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट निकालना होता है ए एंड बी दोनों का, तो इसमें इंडिविजुअली ये टोटल कितने होने चाहिए, एक के बराबर होने चाहिए। तो इंडिविजुअली कितना हो जाएगा 2.5, ये इंडिविजुअली और ये इंडिविजुअल 0.5। तो 0.5 एंड 0.5 ये इंडिविजुअली है। तो हम इसको जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो हम इसको इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पे किया भी होगा, देखिए अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखे और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखे तो दोनों 0.5 होंगे, क्योंकि इनका टोटल 1 के इक्वल होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है। अब हम इसको जब हमारा इंडिपेंडेंट होता है तो हम इसको इस फॉर्मूले पे करते हैं, ए इज अ सब इंटरसेक्शन बी पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.25। और यही है हमारा 0.25 यहाँ पे दिया है बी, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ फॉलोइंग प्राइस इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो हम प्राइस इंडेक्स में अलग अलग तरह के इंडेक्स को पढ़ते हैं, लैस्पेरे इंडेक्स, पास्चर इंडेक्स, वॉल्स इंडेक्स, फिशर इंडेक्स, मार्शल इंडेक्स। तो ये सभी इंडेक्स जो अलग अलग टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई करता है, तो वो है फिशर प्राइस इंडेक्स। फिशर प्राइस इंडेक्स को हम आइडियल इंडेक्स भी कहते हैं। इसको हम ये टेस्ट फैक्टर रिवर्सल और टाइम रिवर्सल दोनों को सेटिस्फाई करता है। यही एक ऐसा टेस्ट है जो दोनों टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। इसके स्पेशली इस इंडेक्स के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जो क्विक इकोनॉमिक कंटेंट से है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा आप, उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, फिशर इंडेक्स को ज्योमेट्रिकल इंडेक्स भी कहते हैं, आइडियल इंडेक्स भी कहते हैं। ये लैस्प्रे एंड पास्चर इंडेक्स का ज्योमेट्रिकल इंडेक्स होता है, और ये फैक्टर और टाइम रिवर्सल दोनों को सेटिस्फाई करता है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चैम्बरलिन। तो चैम्बरलिन ने क्या दिया है, तो चैम्बरलिन ने दिया है हमारा स्मॉल ग्रुप मॉडल, स्विजी ने किंग डिमांड मॉडल दिया है, स्टेकलबर्ग ने रिएक्शन कर्व दिया है, और फेंडलर ने हमारा प्राइस लीडरशिप मॉडल प्रोवाइड किया है। तो यानी कि चैम्बरलिन ऑप्शन नंबर ए, स्विजी सेकंड, फर्स्ट सेकंड, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। चैम्बरलिन का फर्स्ट, स्विजी का सेकंड और स्टेकलबर्ग का फोर्थ, और ये हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट है हमारा द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इनिशियली सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट अंडर द इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि IADA प्रोग्राम 1960s में जब आया था, यानी कि ये अराउंड हमारे थर्ड 5 ईयर प्लान के उसमें आया था ये। तो इसमें इनिशियली जो है कितने स्टेट को सिलेक्ट किया गया था, तो इनिशियली जो स्टेट का सिलेक्शन है वो 7 डिस्ट्रिक्ट को किया गया था फ्रॉम 7 स्टेट्स। अब ये इनिशियली डेवलपमेंट प्रोग्राम किस लिए आया था इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनिशियली डेवलपमेंट प्रोग्राम एक रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम है जिसमें एग्रीकल्चर ओवरऑल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए लाया गया था। इस रीजन का जो इंटेंसिव एफर्ट इन रिसोर्स और स्पेसिफाइड एरिया, अगर हम इसके लॉन्च डेट की बात करें तो 1960 ड्यूरिंग थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम आया था। इसका ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ रूरल। इसमें इसके अलग अलग आइडिया पे इन्होंने फोकस किया है, जिसमें ये इंट्रोड्यूस करेंगे मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, प्रोवाइड करेंगे बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं, इसकी डिटेल मैंने इसमें यहाँ पे इंक्लूड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2 हमें दिया हुआ है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो Ribinski theorem postulates that at a constant commodity price an increase in the endowment of one factor। तो Ribinski theorem लेबर और कैपिटल मतलब इनका जो ये था, तो ये किस फैक्टर को ज्यादा वो कर देते थे। जब ये लेबर के किसी एक फैक्टर को इंक्रीज कर देंगे तो ग्रेटर प्रोपोर्शन द आउटपुट ऑफ द कमोडिटी इंटेंसिव इन दैट फैक्टर एंड विल रिड्यूस द आउटपुट ऑफ अदर कमोडिटी। यानी कि ये जो अकॉर्डिंग टू रिबिन्स्की थ्योरम, इसमें ये बोलते हैं कि अगर हम किसी एक फैक्टर जो हमारी कमोडिटी प्राइस है ये कांस्टेंट होगी, लेकिन अगर हम किसी एक फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो ग्रेटर प्रोपोर्शन से वो आउटपुट को प्रोवाइड करेगी। तो रिबेन्स्की थ्योरम का ये तो करेक्ट है, ये रिबेन्स्की थ्योरम के हिसाब से करेक्ट है। लेकिन हमारा जो सेकंड है स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम के बारे में दिया है कि स्टॉपलर-सैमुअल्सन क्या करेगा, इंक्रीज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि अगर किसी भी रिलेटिव प्राइस ऑफ कमोडिटी की इंक्रीज होती है तो जो रिटर्न है क्या वो डिक्रीज होंगे, डिक्रीज और अर्निंग ऑफ फैक्टर यूज इंटेंसिव इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। तो क्या ये डिक्रीज होंगे इनके कमोडिटी के वो तो ये डिक्रीज नहीं होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्यों होते हैं? इनिशियली जो स्टॉपलर-सैमुअल्सन है ये 1941 के अकॉर्डिंग आए थे और इनका जो फोकस है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट ऑन टैरिफ। ये याद रखिएगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट ऑन टैरिफ, स्टॉपलर-सैमुअल्सन का। और स्टॉपलर-सैमुअल्सन का एक पैराडॉक्स जो है वो मेंजलर पैराडॉक्स है, ये भी याद रखिएगा। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट ऑन टैरिफ ये आया था और इसमें बेसिकली जो स्टॉपलर-सैमुअल्सन है ये दो चीज़ों पे डील करते हैं। पहला इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन फैक्टर एलोकेशन ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा इफेक्ट ऑफ फ्री ट्रेड ऑन फैक्टर एलोकेशन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस इनके अकॉर्डिंग ये पोस्टुलेट करते हैं कि जैसे जैसे इनकम और रिलेटिव प्राइस इंक्रीज होगी किसी भी कमोडिटी का, तो जो रिटर्न ऑफ अर्निंग है वो भी प्रोडक्शन की बढ़ जाएगी, ना कि डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे यही डिक्रीज बोला है, इसीलिए ये गलत है स्टेटमेंट और हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मार्केट फेलियर कर्स ड्यू टू। तो मार्केट फेलियर कब कब होता है? तो सबसे पहले ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो मार्केट फेलियर का कारण कौन कौन सा होता है? तो मार्केट फेलियर का कारण एक तो एक्सटर्नलिटी होती है और मार्केट पावर होता है। इसके साथ साथ मैं और भी 2-3 चीजें बता रही हूँ, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें और चीजें आप ध्यान में रखिएगा। मार्केट फेलियर के 4 मेजर इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला मार्केट इम्परफेक्शन, दूसरा एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मॉरल हैजार्ड भी मार्केट फेलियर कई सारे हैं, मैं अब सारा बता दे रही हूँ आपको। मॉरल हैजार्ड, उसके बाद चौथा है हमारा एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो गया। प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटीज, कंजम्पशन में हो या प्रोडक्शन में हो, तो एक्सटर्नलिटीज कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी तरह के एक्सटर्नलिटीज भी ये मार्केट फेलियर को जनरेट करती है। पांचवा हमारा क्या है? पब्लिक गुड का प्रेजेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये छठवा क्या है? मार्केट पावर। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये अगर क्वेश्चन में कहीं भी पूछा जाए ये सारे हमारे मार्केट फेलियर के कारण बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बी और सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सिग्नोरेज इन बैंकिंग मीन्स। तो सिग्नोरेज का मतलब होता है कि कोई भी कॉस्ट जो किसी करेंसी को मतलब वो इकोनॉमिक कॉस्ट जो हम किसी करेंसी को
एक्स्ट्रा करेंसी को जनरेट करने के लिए पे करते हैं। तो यानी कि ऐसे तो करेंसी जनरेट नहीं होती है, उसके लिए हमें कोई ना कोई इकोनॉमिक कॉस्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग अ करेंसी विद इन इकोनॉमी, ये करेक्ट है। और ये डिफरेंस किसका है? ये फेस वैल्यू ऑफ मनी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट, यानी कि जो 5 रुपए की नोट है उसके पीछे कितनी कॉस्ट लगी है उसी को बताता है ये सिग्न ऑरेंज। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। अब बाकी इसमें एटीएम से रिलेटेड ये रनिंग कार्ड को नहीं प्रोवाइड करता है, नहीं डेबिट कार्ड की कॉस्ट मेकिंग के बारे में बताता है, ये करेंसी के कॉस्ट को बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मार्शल लर्नर कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड फॉर सक्सेस ऑफ डिवैल्यूएशन। तो मार्शल लर्नर कंडीशन ने डिवैल्यूएशन की थ्योरी दी है। डिवैल्यूएशन की कई सारी थ्योरीज है, जी कर्व है, मार्शल लर्नर है, एलेक्जेंडर है। तो इस तरह से लर्नर की भी थ्योरी है, मार्शल की भी थ्योरी है। तो लर्नर मार्शल कंडीशन फुलफिल करता है। इनके अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो हमारा जो डिवैल्यूएशन है ये पॉजिटिव इफेक्ट देगा, लेस देन होती है तो वो निगेटिव इफेक्ट, और इक्वल होती है तो कांस्टेंट इफेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग ये मार्शल लर्नर हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अरे सॉरी, फर्स्ट नहीं, हमारे ये पहला असर्शन करेक्ट होगा। दूसरा देखते हैं, डिवैल्यूएशन मेक एक्सपोर्ट कॉस्टियर एंड इंपोर्ट चीपर। तो ये उल्टा कह रहा है। डिवैल्यूएशन कोई भी कंट्री क्यों करती है? डिवैल्यूएशन हम तब करते हैं जब हमें अपने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होता है। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम अपनी करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि $1 के मुकाबले हमारी करेंसी पहले कितनी थी? 20, सपोज 20 रुपए थी। अभी तो 90 और 100 रुपए चल रही है, 90 रुपए ही मान लेते हैं। लेकिन अब हमने $1 के कंपैरिजन में अपनी करेंसी 100 रुपए कर दी, यानी कि हमने अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया। कोई भी आदमी जो $1 90 रुपए देके, मतलब $1 में 90 रुपए देके वो 90 रुपए वाला सामान ले रहा था, अब वो $1 में 100 रुपए तक का सामान खरीद सकता है। इसका मतलब कि हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? चीप हो जाएगा बाहर के लोगों के लिए, इसीलिए हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। अब उनको कम पैसे देने होंगे तो हमारे यहाँ से वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे। तो डीवैल्यूएशन का यही मतलब होता है। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, हमारा एक्सपोर्ट चीप हो जाता है क्योंकि हमने अपनी करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू कर दिया होता है, और एक्सपोर्ट हमारे लिए महंगे हो जाते हैं। अब एक्सपोर्ट महंगे क्यों हो जाते हैं? अब इसका उल्टा सिनेरियो हो जाएगा। अगर आपको कोई चीज खरीदना है, डॉलर में आप खरीदते थे, तो अब जब 100 रुपए दें, पहले 90 रुपए देते थे तो आप $1 का सामान ले लेते थे बाहर की कंट्रियों में जाके। लेकिन अब आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे बाहर की कंट्री से सामान खरीदने के लिए। तो हर एक प्रोडक्ट पे 10 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो वो आपके लिए कॉस्ट आपका ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें इम्पोर्ट हमारा कॉस्टलियर हो जाता है और एक्सपोर्ट हमारा चीपर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये गलत हो जाएगा और ये फर्स्ट सही हो जाएगा, जो कि सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द डिस्टर्बेंस टर्म इज इन हेटेरोस्कैडिसिटी व्हिच वन ऑफ रिस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हेटेरोस्कैडिसिटी में कौन सा हमारा ट्रू है? तो हेटेरोस्कैडिसिटी हो या ऑटो कोरिलेशन हो या मल्टी कोलिनियरिटी हो, इन तीनों में, ऑटो कोरिलेशन और हेटेरोस्कैडिसिटी में तो एक चीजें ये रहेंगी कि हमारा ओएलएस अनबाइज्ड रहता है, और लेकिन जो मिनिमम वेरिएंस प्रॉपर्टीज है, मतलब हमारा जो ओएलएस है वो इन इफिशिएंट हो जाता है, इन इफिशिएंट नहीं रहता है, इनइफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि मिनिमम वेरिएंस प्रॉपर्टी को वो होल्ड नहीं करते हैं। तो हेटेरोस्टैटिसिटी में ओएलएस मिनिमम वेरिएंस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर पाता है, और जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है ओएलएस का वो इनएक्यूरेट हो जाते हैं, हम ओएलएस वहां पे नहीं लगा पाते हैं। इसीलिए हेटेरोस्टैटिसिटी को दूर करने के लिए अलग अलग तरह के हम टेस्ट को यूज करते हैं। अब मैंने इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड सारी चीजों को मैंने बहुत डिटेल में करवाया है, आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इकोनोमेट्रिक्स से मैंने सारी वीडियोस प्रोवाइड की हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी और सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2019 द फर्स्ट 5 ट्रेडिंग पार्टनर। तो इंडिया का फर्स्ट 5 ट्रेडिंग पार्टनर 2019 के सर्वे के अकॉर्डिंग यूएसए, चाइना, यूएई, उसके बाद सऊदी अरेबिया एंड हांगकांग था। तो ये ऑप्शन नंबर डी उस टाइम तो करेक्ट था। लेकिन अभी का क्या चल रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ये आपका होमवर्क है कि अभी इंडिया का जो टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन कौन है। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट 1 लर्निंग कर्व इफेक्ट इज रिलेटेड टू अ फर्म लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को हम लर्निंग कर्व कहते हैं, और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? लॉन्ग रन को तो हम कहते हैं लर्निंग कॉस्ट। तो शॉर्ट रन को आप मुझे सर्च करके जरूर बताइएगा, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम क्या कहते हैं। दूसरा है हमारा, ये तो हमारा करेक्ट है। दूसरा है, अ स्वेप्ड एलोकेशन इज वन दैट इज पैरेटो एफिशिएंट एज वेल एज द इक्विटेबल
एलोकेशन। तो स्वेप्ट एलोकेशन एक ऐसा एलोकेशन है जिसमें पैरेटो इफिशिएंट और इक्विटेबल एलोकेशन प्रोवाइड होता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट बोरोइंग। तो गवर्नमेंट दो तरीके से बोरो करता है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली वो अलग अलग तरीके से बैंक से भी बोरो कर सकता है, इवन पब्लिक से भी बोरो कर सकता है, करेंसी नोट भी प्रिंट करवा सकता है और ट्रेजरी बिल्स को भी वो ड्रॉ कर सकता है। तो यानी कि ये सारे जो है प्रिंटिंग, करेंसी नोट, बोरोइंग, नॉन बैंक, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, तो ये सब कुछ वो कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसके बाद जो भी क्वेश्चन बाकी होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगी आप लोगों को। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, हमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कौन सी थ्योरी कब प्रपोज होगी थी। तो हेरेट डुमर के जो थ्योरी है, मैंने इनका सीक्वेंस बता दे रही हूँ। ये 1900 से लेके 1978 में आए थे। शुम्पिटर जो हैं ये थोड़े से पुराने हैं, ये 18 से लेके 1950 तक इनका टाइम पीरियड था। ये 1916 से लेके 2003 तक था और सोलो का 1924 से लेके और वो नया, मतलब ये सबसे नए हैं। तो सबसे नए क्या है? सोलो। तो सोलो इसमें सबसे नए यहाँ पे है। सबसे पुराने इसमें है शुम्पिटर, उसके बाद हेरड, उसके बाद रोस्टो और उसके बाद हमारे सोलो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नो इंडस्ट्री ड्रॉन इट्स ओन आउटपुट एज इनपुट देन द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इन द टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स विल बी। तो ये देखिए इनपुट आउटपुट जो हमारा एक टॉपिक है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इनपुट आउटपुट में ये बेसिक इनपुट आउटपुट जो मॉडल है उसमें यही कहता है कि एक इंडस्ट्री का आउटपुट दूसरे इंडस्ट्री के लिए इनपुट का काम करेगी और किसी एक इंडस्ट्री का इनपुट दूसरे इंडस्ट्री के लिए आउटपुट का काम करेगी। अब यहाँ पे ये बोला है कि इफ नो इंडस्ट्री या कोई भी सेक्टर का ओन आउटपुट एज इनपुट, द प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा? तो जब वो अपने ओन आउटपुट एज ए इनपुट को वो नहीं वो कर रहा है तो प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। जब वो आउटपुट और इनपुट को एक्सचेंज कर सके तो हम जो हमारा टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जीरो नहीं होता। अब इसको किस तरीके से समझेंगे? तो देखिए टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को हम इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स भी कहते हैं और ये क्या शो करता है कि कितना इनपुट किसी एक इंडस्ट्री हर एक इंडस्ट्री से यूज की गई है फॉर द एवरी अदर इंडस्ट्री इंक्लूडिंग इटसेल्फ। प्रिंसिपल डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है? सेल्फ यूज, यानी कि एन इंडस्ट्री यूजिंग इट्स ओन प्रोडक्ट। तो कोई भी इंडस्ट्री जब अपने खुद के प्रोडक्ट को यूज करती है उसको हम प्रिंसिपल डायगोनल से एक्सप्लेन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर नो इंडस्ट्री यूज इट्स ओन आउटपुट तो इसका मतलब क्या होगा? उसका सेल्फ कंजम्पशन जीरो हो जाएगा। तो इसकी वजह से उसका टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट या जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है the combined liability of central and state as percentage of GDP during the 2 year, यानी कि 2016-17 और 17-18 2 साल तक के कंबाइंड जीडीपी हमें बताना था कि क्या होगा। तो 2 साल के लिए ये थोड़ा सा पुराना डेटा है अभी के सिनेरियो के लिए। तो ये उस टाइम कितना था? 68% के परसेंटेज था कंबाइंड जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस, यानी कि जो अभी तक हम सेंसस पढ़ रहे हैं वो 2011 का ही पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे कौन से स्टेट ऐसा है जिसके पास मिनिमम सेक्स रेशियो है? तो हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसमें 1000 लड़कों के ऊपर अराउंड 600 कुछ लड़कियां हैं। तो यहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा कम है हरियाणा में। नेक्स्ट है व्हाइट रेवोल्यूशन रिफर्स टू। तो व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए है? तो ये मिल्क प्रोडक्शन को हाई करने के लिए इस रिवोल्यूशन को लाया गया था। ऐसे ही बहुत सारे रिवोल्यूशन हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रेजेंट है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है, आप शॉर्ट्स को देख सकते हैं। इससे आप जल्दी से देख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे रिवोल्यूशन है, राउंड रिवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन, सिविलर रिवोल्यूशन, ब्लैक रिवोल्यूशन। तो सब कुछ आपको उस शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएगा। तो आप जरूर जाकर चेक जरूर कर लीजिएगा। तो इसका आंसर बी था। नेक्स्ट है हमारा, हमें प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है और हमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकालनी है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ये प्रोडक्शन फंक्शन और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे ये पेज ले लेती हूँ और इसको ठीक से मैं लिखने की कोशिश करूँगी ताकि ये इससे खराब ना हो। मेरा थोड़ा सा स्टाइलस उतना अच्छे से चल नहीं रहा था। चलिए इसको मैं सॉल्व करके यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। हमें Q दिया हुआ है, Q इक्वल टू 10 L 0.8 एंड K 0.2। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालने के लिए DQ अपॉन DL करते हैं। तो DQ अपॉन DL करने के लिए सिर्फ ये टर्म हमारा क्या होगा? डिफरेंशिएट, मतलब उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी का टर्म वैसे ही रहेगा। तो ये 10 हमारा ऐसे ही रहेगा, ये इधर बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे 0.8। उसके बाद
इंटू एल 0.8 माइनस 1 और k 0.2 एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 एल, और इसको जब हम इससे माइनस करेंगे तो ये माइनस 0.2 हो जाएगा और k 0.2। अब ये माइनस 0.2 के साथ है ना, तो हम इसको नीचे भेज सकते हैं, तो 8 k अपॉन एल और इसका होल 0.2, क्योंकि ये सेम है ना तो हम इसको होल की तरह भी लिख सकते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हमने निकाल लिया। अब हम इसी तरह से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकाल लेते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के लिए हम सेम चीज़ करेंगे, सिर्फ हम जो ये k वाला टर्म है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वैसे ही 10 L 0.8 लिखेंगे, k 0.2 लिखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ k। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10 L टू द पावर 8 ऐसे ही रहेगा और ये 0.2 ये आगे आ जाएगा इधर और यहाँ पे -1 कर देंगे, तो k 0.2 -1। अब 0.2 -1 अगर हम इसको करते हैं और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2L 0.8, ये इंटू में ही है, इंटू ये k की पावर माइनस 0.8 हो जाएगा। तो अब ये 0.8 अब हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, लिख सकते हैं 2L अपॉन k टू द पावर 0.8, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मेरा स्टाइलस काम नहीं कर रहा था, इस वजह से ये थोड़ा इस तरीके से दिख रहा है, तो मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रही हूँ। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितना हो गया, 8k अपॉन L टू द पावर 0.2, पहला तो एक ये हो गया, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या हो गया हमारा, 2L अपॉन k 0.8। तो अब देख लेते हैं ये कहाँ पे है, तो देखिए पहले 0.2 और 0.8, तो ऑप्शन नंबर ए और सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए और सी बी में है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग आर अ हॉकिन साइमन कंडीशन। तो हॉकिन साइमन कंडीशन क्या कहता है, तो हॉकिन साइमन कंडीशन जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं हॉकिन साइमन कंडीशन से हम फाइंड आउट करते हैं। तो हॉकिन साइमन कंडीशन की दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहला देखिए यहाँ पे कंडीशन में बता देती हूँ कि ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स मस्ट बी लेस देन 1, और इसमें पहले तो टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स के जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल हैं वो 1 से कम होने चाहिए, यानी कि मीनिंग एन इंडस्ट्री शुड नॉट कंज्यूम मोर ऑफ इट्स ओन आउटपुट। तो यानी कोई भी इंडस्ट्री अपने खुद आउटपुट को ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगी जितना वो प्रोड्यूस करती है। तो मैथमेटिकली जो हमारा AIJ है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो डायगोनल है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमें बोली है, तो यानी कि डिटर्मिनेंट A शुड बी पॉजिटिव एंड द डिटर्मिनेंट I माइनस A शुड बी पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो A एंड B हमारा करेक्ट हो जाएगा। A एंड B हमें किस में दिया हुआ है, अरे सॉरी, ये सिर्फ ये नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स I माइनस ए, तो डिटर्मिनेंट और प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स ये दोनों हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। तो ए नहीं है, बी और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बी एंड डी हमारा सी में है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मिसेस उज्ज्वला की हिक्स stated that private finance, whether of firm or an individual, starts with a given income plan as a framework within which expenditure must be planned, and public finance or the contrary state with a given expenditure plan, and the authorities adjust their income by means of taxes and resources टू मैच द एक्सपेंडिचर। तो हमें ये मिसेस उज्ज्वला हिक्स का दिया हुआ एक स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि क्या करेक्ट है, और इसमें हमें प्रोफेसर सिराज का ने पॉइंट आउट किया है पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड, तो ये क्या करेक्ट है। अब इन दोनों को मैंने थोड़ा तोड़ तोड़ के यहाँ पे बताने की कोशिश की है। पहला जो है हॉकिन साइमन अरे एक सेकेंड, ये रहा पहला जो है मिसेस उज्ज्वला हिक्स के द्वारा है। ये क्या कहती है कि प्राइवेट फाइनेंस जैसे कि फर्म्स लाइक इंडिविजुअल फर्म्स स्टार्ट विद द गिवन इनकम एंड प्लान देयर एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंगली। तो प्राइवेट फर्म जितने भी होते हैं इंडिविजुअली वो कैसे करते हैं, एक पहले अपने गिवन इनकम पे वो अपने एक्सपेंडिचर को प्लान करते हैं, जबकि पब्लिक फाइनेंस क्या करता है, स्टार्ट करता है एक्सपेंडिचर से और फिर उसके बाद अपना इनकम को एडजस्ट करता है। तो प्राइवेट और पब्लिक किस तरीके से अपने इनकम को पहले एक्सपेंडिचर करते हैं या इनकम करते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है हमारा ये दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट। जबकि प्रोफेसर सिराज क्या कहते हैं कि जो पब्लिक अथॉरिटी है ये डिफरेंट है प्राइवेट इंडिविजुअल से, क्योंकि पब्लिक जो बॉडीज है उसके लिए ज़रूरी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस, और वो प्रॉफिट को उतना वैल्यू नहीं देते हैं, जबकि प्राइवेट इंटिटीज़ प्रॉफिट को वैल्यू देती हैं। यही इसमें कहा गया है कि यहाँ पे देखिए उज्ज्वला हिक्स में इसमें बोला है ना कि प्राइवेट फाइनेंस वेदर द इंडिविजुअल स्टेट गिवन इनकम, पहले इनकम होता है उसके बाद वो प्लान करते हैं अपने एक्सपेंडिचर को, जबकि जो पब्लिक फाइनेंस है ये क्या करते हैं
हैं पहले एक्सपेंडिचर करते हैं, उसके बाद वो अपने इनकम को एडजस्ट करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ये जो पहला ऑप्शन था हमारा ये भी करेक्ट है, और ये जो दूसरा है जिन्होंने बोला है कि पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों अलग होते हैं और जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है वो प्रॉफिट पे फोकस नहीं करती है, इंडिविजुअल के वो वेलफेयर पर फोकस करती है, तो ये दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, लेबर डिमांड कर्व इज कॉज्ड बाय। अगर देखिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे, सपोज ये हमारा यहाँ पे वेज रेट है, क्वांटिटी ऑफ लेबर, तो इधर वेज रेट है और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ लेबर है, यहाँ पे डिमांड है और हमारा ये डिमांड है और ये सप्लाई है। हमें क्या बोला है कि अगर लेबर का डिमांड कर अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से तो सब कुछ मतलब हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो तो कम हो जाएगी ना, पहले इतना करते थे अब हम इतना ही कर रहे हैं, तो यानी कि वेज रेट भी कम हो जाएगा और जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पे है मार्कोविस थ्योरी के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में किस तरह के अजम्पशन को कंसीडर किया गया है। तो मार्कोविस में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कई तरह के अजम्पशंस यहाँ पे बताए गए हैं। मैंने यहाँ पे सारे अजम्पशन आपको यहाँ पे लिख के ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड किया है, जिसमें इन्वेस्टर रैशनल होगा, रिस्क अवर्ज होगा, इन्वेस्टर फोकस करेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड रिस्क पे, रिटर्न्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, रिस्क जो है मेजर करेगा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे बेसिकली रिटर्न और रिस्क के बारे में मार्कोविच थ्योरी ने फोकस किया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला है इन्वेस्टर आर पेसिमिस्ट अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑप्टिमिस्ट अबाउट एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस। क्या ये करेक्ट है क्या? क्योंकि जब हम पहला ऑप्शन अपना देखे हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि इन्वेस्टर आर रैशनल, यहाँ पे बोला है कि इन्वेस्टर पेसिमिक है और ये तो गलत हो गया, इन्वेस्टर रैशनल होना चाहिए, तो देखिए ए यहाँ पे गलत हो जाएगा, ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर लिखा है इन्वेस्टर है फ्री एक्सेस टू फेयर एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन रिटर्न्स एंड रिस्क। तो क्या इसको फ्री एक्सेस एंड फेयर एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, तो अगर रैशनल है तो इट मीन्स कि इसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो ये सही हो जाएगा। इन्वेस्टर हैव टेंडेंसी टू लीन टुवर्ड क्रिप्टो करेंसी, क्या ये क्रिप्टो करेंसी की तरफ लीन होगा, तो नहीं, यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न के बारे में बात नहीं की गई है। यहाँ पे है इन्वेस्टर आर रैशनल एंड मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड मनी। तो अगर आपको इतना पता होता कि एक जो इसमें है कंज्यूमर जो है रैशनल है, तो उससे ही ये करेक्ट हो जाता। बाकी और भी इसके अजम्पशन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वेस्टर मेक डिसीजन बेस्ड ऑन सिंगल पीरियड हॉरिजन, मार्केट आर इफिशिएंट, नो टैक्सेस एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर देयर, एंड डिसेबिलिटी ऑफ असेट, अनलिमिटेड बोरोइंग एंड लेंडिंग एज रिस्क फ्री रेट, एंड कोरिलेशन बिटवीन असेट इज नोन। तो दीज आर द अजम्पशन ऑफ मार्कोविच थ्योरम, ये आप एक बार इसको लिख लीजिएगा कहीं। नेक्स्ट हमारा हेराडोमर कंसीडर द functional economic relationship in which of the following rate at for the gross domestic product depends। तो पहला है डायरेक्टली ऑन द नेशनल नेट सेविंग्स एंड इनवर्सली ऑन द नेशनल कैपिटल आउटपुट रेशियो, डायरेक्टली ऑन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर के बारे में वो बात ही नहीं करते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा बच्चा। ये और ये दो ऑप्शन ही दिया हुआ है, तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये कैसे करेक्ट है तो ये भी मैं बता दे रही हूँ। देखिए हेराडोमर मॉडल का एक फॉर्मूला है G = S/V। एस क्या है, एस हमारा सेविंग रेट है और वी हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो है। तो अगर जी को देखें तो जी सेविंग रेट से डायरेक्टली रिलेटेड है, जबकि वी से इनवर्सली रिलेटेड है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन में फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओवर शूटिंग मॉडल ऑफ एक्सचेंज रेट डेवलप बाय द रूडी डॉर्नबुश। अब ये क्या इन्होंने क्या डेवलप किया है, तो ये बेसिकली एक्सचेंज रेट और स्टिकी प्राइस के बीच के रिलेशनशिप को बताते हैं। तो वॉलेटिलिटी एक्सचेंज रेट एंड स्टिकी प्राइस के बीच के रिलेशनशिप को कौन एक्सप्लेन करता है, डॉर्नबुश। तो देख लेते हैं द फैक्ट व्हाई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज नेवर इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं बताते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन स्टिकी प्राइस एंड वॉलेटाइल एक्सचेंज रेट, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजनिंग दिया है कि कंपेयर टू अ सर्टेन पॉइंट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट कर्व, अ पॉइंट अबव द कॉन्ट्रैक्ट कर्व इज मोर एफिशिएंट। अगर देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व किस तरीके से बनता है, जब हम बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को एक साथ जब जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर्व। तो ये बोला है कि अबव द कॉन्ट्रैक्ट कर्व का ज्यादा इफिशिएंट होगा, तो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कर्व का हर एक पॉइंट इफिशिएंट पॉइंट कहलाता है, तो ऑप्शन ये पहला तो गलत हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट कर्व रिप्रेजेंट द लोकस ऑफ अ पॉइंट वेयर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स आर द सेम फॉर द इंडिविजुअल ऑफ द बोथ इंडिविजुअल। तो दोनों इंडिविजुअल में जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है दोनों गुड्स के बीच में, वो क्या होगा, सेम होगा दोनों उसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए। तो ये हमारा रीजन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक इनकरेक्ट है और आर करेक्ट है, डी में दिए है तो डी करेक्ट हो जाएगा। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के कौन क्या एक्सप्लेन करता है, तो ये कंज्यूमर के बिहेवियर को बताता है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। अब ये किसने दिया है, तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कीन्स द्वारा दी गई है, और इनके अकॉर्डिंग जो लोगों के
कंजम्पशन बिहेवियर होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि जैसे इनकम बढ़ती है तो अपना एक्सपेंडिचर वो बढ़ा देते हैं और इनकम घटती है तो एक्सपेंडिचर को घटा देते हैं। तो ये कंज्यूमर के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट मल्टीप्लायर किस तरीके से लिखी जाती है। तो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर हो या टैक्स मल्टीप्लायर हो, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, इन सब में डिफरेंट होती है। तो ये गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है ये 3 सेक्टर मॉडल में है। तो 3 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाता है टैक्स के साथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जीडीपी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ करंट प्राइस इज कॉल्ड। जब हम करंट प्राइस में जीडीपी को लिखते हैं तो उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। अब नॉमिनल जीडीपी को किस तरीके से हम रियल जीडीपी में कन्वर्ट करते हैं इसका भी फॉर्मूला है। तो रियल जीडीपी में अगर हमें कन्वर्ट करना होगा नॉमिनल जीडीपी को, तो रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। और इसमें जीडीपी डिफ्लेटर भी आता है, तो जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100। तो इस तरीके से हम नॉमिनल को रियल में कर सकते हैं। करंट प्राइस में हमेशा हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं। रियल जीडीपी वो होती है जिसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है, तो उसको हम रियल जीडीपी कहते हैं। नेक्स्ट है अ ग्रोथ मॉडल इन विच देयर आर डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑन ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बट कॉन्स्टेंट रिटर्न ऑन स्केल एंड एक्सोजिनस टेक्नोलॉजी चेंजेस दैट जनरेट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज कॉल्ड। तो ये जो एक ग्रोथ मॉडल है इसको किसने एक्सप्लेन किया है, तो ये है सोलो मॉडल। सोलो मॉडल ने एक्सोजीनियसली टेक्नोलॉजिकल चेंज होगा और इसको एक्सोजीनियस टेक्नोलॉजिकल चेंज भी कहा गया है। और ये कांस्टेंट रिटर्न्स और डिक्रीजिंग रिटर्न्स पे फोकस करते हैं, जबकि जो हमारा एंडोजिनस मॉडल है जो अलग अलग इकोनॉमिक्स ने दिया है, एरो ने दिया है, ल्यूकस ने दिया है, तो वो एंडोजिनस मॉडल में इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड कांस्टेंट रिटर्न्स की बात होती है, जबकि सोलो डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट रिटर्न्स पे फोकस करते हैं और उनके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी जो है एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइम सीरीज अंडर अ कंडीशन। एक कंडीशन दी हुई है, ये एक्सपेक्टेड एक्स यू के बराबर है एंड कोवेरिएंस एक्स टी प्लस 1, ये किसके है, लैग के, यानी कि सिर्फ के पे डिपेंड करता है। तो दो तरह के हमारी स्टेशनरी होती है, स्ट्रिक्टली स्टेशनरी एंड वीकली स्टेशनरी। हमें ऑप्शन में नॉन स्टेशनरी ये गलत है और कांट भी डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमें लैग में दिया हुआ है। तो वीकली स्टेशनरी इसका ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे टी और के दोनों कांस्टेंट होते हैं और जहाँ पे सिर्फ के पे फोकस होता है, यानी कि जो लैग है वो सिर्फ और सिर्फ के में है, और वो भी मतलब ये ऑलरेडी हमें दिया गया है, तो उसी उसी को हम बोलते हैं वीकली स्टेशनरी। इसको मैंने ऑलरेडी करवाया भी होगा। तो वीकली स्टेशनरी टाइम सीरीज में स्पेशली टी एंड जो के है कोवेरिएंस का, ये डिपेंड करता है लैग डिफरेंस के ऊपर। और जब ये हमारा ये जो लैग डिफरेंस के है ये ऑलरेडी हमें ऐसे दिया हुआ होता है, उसी को हम वीकली स्टेशनरी कहते हैं। इसको मैंने अपने इकोनोमेट्रिक्स के सीरीज में अच्छे तरीके से समझाया, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे ही जाके। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ। तो आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ये क्या करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये हमारा इंटरनेशनली बीओपी को मैनेज करता है, यानी कि ये बीओपी को मैनेज करता है और अलग अलग ये इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन को बढ़ावा देता है, बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में बैलेंस रखने की कोशिश करता है और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी पे काम करता है। जबकि ये प्राइवेट सेक्टर को लोन नहीं प्रोवाइड करता है। प्राइवेट सेक्टर को कौन लोन प्रोवाइड करता है ये मुझे आप होमवर्क में ज़रूर बताइएगा। ये प्राइवेट सेक्टर को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो लोन प्रोवाइड करता है। मैंने सारे ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ाए हैं, अगर आपको देखना हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैंने सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है मैंने सब कुछ करवाया है वहाँ पे। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी हम उसको कहते हैं जहाँ पे पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन रहते हैं। सपोज ये 1 स्क्वायर किलोमीटर है तो इस स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रेट आर यूजफुल फॉर दोज हु विश। तो प्रोटेक्ट करता है ये रिस्क को। एक्सचेंज रेट विल चेंज बिफोर अ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड, तो ये करेक्ट है। गैम्बल दैट अ करेंसी विल राइज इन वैल्यू, तो येस। गैम्बल दैट करेंसी विल फॉल इन वैल्यू, येस। एंड एक्सचेंज रेट करेंसी एट अ पॉइंट इन अ टाइम इन अ फ्यूचर, यानी कि सब कुछ सही दिया है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के बारे में। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट ये कब इवॉल्व हुआ था, जब हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आया था तब ये इवॉल्व हुआ था। और इसमें जब ये करेंसी की वैल्यू भी कब बढ़ती है तो भी गैम्बल होता है, करेंसी की वैल्यू घटती है तो भी होता है, और जो भी करेंसी का एक्सचेंज होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम में उसको फ्यूचर में हम शिफ्ट कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, जिसमें यह ऑल ऑफ द एबव करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम सोशल वेलफेयर इज गारंटीड वेयर द कॉम्पिटिटिव फॉर्म एग्जिबिट्स द फॉलोइंग कंडीशन।
तो हमें एक कंडीशन दिया है, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्स एंड वाई इज द मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्स एंड वाई। तो अगर हमें मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिया है तो यानी कि हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है एक्स की और मार्जिनल कॉस्ट वाई की। तो प्राइस ऑफ एक्स या प्राइस ऑफ वाई, अगर देखिए इसको किस तरीके से करते हैं, एक मैं ट्रिक बता रही हूँ। अगर हमें मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्स पहले लिखा है, वाई बाद में लिखा है, तो इसमें प्राइस ऑफ एक्स पहले आएगा, प्राइस ऑफ वाई बाद में आएगा। अगर हम मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स भी पहले आएगा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई नीचे आएगा। तो यानी कि सब में जब एक्स ऊपर है तो एक्स ऊपर रहेगा। अगर ये उल्टा रहा होता, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन वाई एंड एक्स, तो क्या होता, प्राइस ऑफ वाई एंड प्राइस ऑफ एक्स होता। ठीक है, तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल वही दिया है, तो वो हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे, जबकि इसमें टोटल कॉस्ट बोल रहा है, गलत हो जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, द कंसेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो कंसेप्ट है वो पहली बार ओरिजिनेट हुआ था कनाडा में, जबकि फ्रांस रहता तो फ्रांस भी सही होता आंसर। तो हमें फ्रांस ऑप्शन में ही नहीं है, तो कनाडा हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये हमें हाईएस्ट परसेंटेज बताना है इंटर शेयर ऑफ टैक्स रेवेन्यू अमंग द स्टेट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ 14 फाइनेंस कमीशन। तो एक आपका होमवर्क है, पहले तो मुझे बताइए 14 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, कौन थे 14 फाइनेंस कमीशन के, और अभी जो नए हैं 16 फाइनेंस कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं। और ये पुराना क्वेश्चन है जिसमें हमें इसको परसेंटेज हाईएस्ट से स्कोर करके बताना था। तो फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि किस तरह से वो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, स्टेट्स टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक स्टेट एंड सेंटर के बीच में। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है, बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है। तो ए, बी एंड सी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप आंसर जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अब ये क्वेश्चन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। तो यस, देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स सबसे पहले कनाडा में 1991 में आया था। तो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये जीएसटी को इंक्लूड किया था, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेल टैक्स को रिप्लेस किया गया था 13.5% जीएसटी से। फ्रांस फर्स्ट कंट्री है जिसने इंट्रोड्यूस किया था जीएसटी, ये 1954 में। तो ये इससे भी पहले का है, जिसमें वैल्यू एडेड टैक्स मोस्ट ऑफ द गुड्स में लगाए गए थे। तो ये उससे रिलेटेड है, जीएसटी और वैट उससे। बाकी कनाडा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, हमें टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और क्या निकालना है, मिनिमम एवरेज कॉस्ट निकालना है हमें। तो टोटल कॉस्ट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो चलिए मिनिमम एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट अगर दिया हो तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, क्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए हम टोटल कॉस्ट पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम एवरेज कॉस्ट को भी क्यू से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम क्यू से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट निकल के आ गया। तो क्यू से डिवाइड करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, एक एक क्यू सब में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमें पता नहीं है कि क्यू की वैल्यू क्या है, तो हम कैसे बताएंगे मिनिमम या मैक्सिमम। तो मिनिमम हमें सब में मिनिमम 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 ऑप्शन में दिया है, तो हम ऑप्शन से ही चलते हैं। हमें क्यू की वैल्यू दो में 5 दी है, दो में 1 दी है, तो हम इसी से करके देख लेते हैं। तो एवरेज कॉस्ट अगर हम पुट करेंगे, इफ क्यू इक्वल टू 5, अगर 5 होगा तो क्या आंसर आएगा इसका, 5 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5 और प्लस 60। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 माइनस ये 50 और ये प्लस 60। तो 60 और 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 70 80 85, और 85 में माइनस करेंगे 50 तो क्या आ जाएगा 35। तो देखिए अगर हम 5 रखते हैं तो एवरेज कॉस्ट की वैल्यू 35 आती है, ना कि 175। तो ये तो गलत हो गया, 35 आ रही है। अगर हम 1 रख के देखते हैं, तो अगर हम इसमें 1 रखेंगे, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 60। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 10 इंटू 1 10 और प्लस 60 60 और ये 161 माइनस 10 61 माइनस 10 कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 51। तो 51 तो हमें कहीं ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है 1 रखने पे, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सिर्फ ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमें टोटल रेवेन्यू कॉस्ट दिया है और हमें टोटल रेवेन्यू फंक्शन दिया है एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया है। क्यू की वैल्यू भी हमें 10 दी है। हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है कि मार्जिनल रेवेन्यू बड़ा है छोटा है, ये क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम टोटल रेवेन्यू में अगर मार्जिनल रेवेन्यू हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हम चलिए ये हमारा टोटल रेवेन्यू है 1400 क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1400 माइनस 6 टू जा 12 क्यू। ठीक है, हमें क्यू की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 100, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 400 माइनस 1200। क्यू की वैल्यू जब हम 100 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा 200। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ गया 200। अब हम एवरेज मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे, तो हमें टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 1500 प्लस 800 क्यू।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट, इसको भी हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे तो आएगा 80। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट हमें 80 मिल गया और एवरेज कॉस्ट हमें क्या मिल गया 200। तो यानी कि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू बड़ा है मार्जिनल कॉस्ट से, ये 200 है और ये दिया हुआ है 80। तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट 80 दिया हुआ है, ये भी हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, ये भी हमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए और बी हमारा दोनों करेक्ट हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें सैंपल साइज दिया हुआ है 400, सैंपल मीन दिया हुआ है 99। तो सैंपल साइज 400 यानी n की वैल्यू हमें दी हुई है 400, सैंपल मीन यानी कि सैंपल मीन u हमें दिया हुआ है 99, पॉपुलेशन मीन यानी कि मीन हमें 100 दिया हुआ है, और वैल्यू ऑफ z हमें कितना दिया हुआ है 2.5। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको इतनी वैल्यू दी हुई है तो आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन z निकालने का। तो z का फॉर्मूला होता है x यानी कि पॉपुलेशन मीन माइनस सैंपल मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि अपॉन स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है सिग्मा अंडर रूट n। हमें इसमें से सिर्फ ये निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। z इसकी सारी वैल्यू चलिए पुट कर लेते हैं। तो z की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.5, x की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, सैंपल मीन की वैल्यू दी हुई है 99 अपॉन ये निकालना है, और अपॉन अंडर रूट n की वैल्यू दी हुई है 400। ठीक है, अब मैं इधर सॉल्व कर दे रही हूँ। तो 2.5, अब ये 2.5 हो गया इक्वल टू 100 में से 99 1, और ये सिग्मा और अंडर रूट 400 को हो जाएगा 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन सिग्मा इंटू 20 अपॉन 1 हो जाएगा। ये 1 से 1 कैंसिल यानी 20 अपॉन सिग्मा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे 20 को इधर ही रखे रहते हैं, सिग्मा को इधर भेज देते हैं, और ये 2.5 जो है इधर ला देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200 अपॉन 25, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8, यानी कि 8 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिग्मा की वैल्यू 8 आ गई। नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, एंड हमें दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी एडवोकेट ट्रेड एंड डेवलपमेंट टू ओवरकम मार्केट फेलियर थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसी। तो यस, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी लगा के हम ट्रेड और डेवलपमेंट कर सकते हैं और मार्केट फेलियर की सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट है इट इनकरेज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ एक्सपोर्ट एंड प्रोग्रेसिवली मोर एडवांस्ड प्रोडक्ट्स। तो यस, इसकी वजह से ये हमारे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर को भी ये इनकरेज करेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा और प्रोडक्ट एडवांस प्रोडक्ट को बना पाएंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है। तो केरला क्या है, देखिए पंजाब में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा जगह है जहाँ पे क्या है लीस्ट अर्बनाइज, यहाँ पे बहुत कम अर्बन जगह है क्योंकि ये ज़्यादातर पहाड़ों पे बसा हुआ है। मध्य प्रदेश एक ट्राइबल क्षेत्र ज़्यादा है तो यहाँ पे एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, तो हमें पहला ऑप्शन ही मिल गया इस तरीके से। केरला में हाईएस्ट सेक्स रेशियो और पंजाब क्या है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन पंजाब में है। नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए ये इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है ऑर्डर कंडीशन वो भी फर्स्ट इक्वेशन का, और आइडेंटिफाई करना है कि वो इक्वेशन ओवर आइडेंटिफाइड है, अंडर आइडेंटिफाइड है या एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं k-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू g-1। तो के क्या है और जी क्या है, तो देखिए जी है, जी है टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितने दिए हुए हैं 1 2 3, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और -1। के क्या है, के का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इन ऑल द 3 इक्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल काउंट कर लेते हैं तीनों इक्वेशन में। तो 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल और ये हमारा 6 वेरिएबल। ठीक है, 6 वेरिएबल हमें टोटल दिए हैं। अब ये बाकी वेरिएबल डबल काउंट नहीं करेंगे ना, हमें y3 यहाँ काउंट कर लिया तो यहाँ नहीं करेंगे, y1 यहाँ काउंट कर लिया तो यहाँ काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल 6 वेरिएबल है, तो हम k की जगह लिख लेंगे 6। अब माइनस, अब m क्या है, तो हमें क्या लिखा है यहाँ कि फर्स्ट इक्वेशन में हमें बताने हैं, तो सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को m के लिए देखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में m के लिए कितने वेरिएबल हैं, तो 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल। तो सिर्फ पहले इक्वेशन में 4 वेरिएबल है, तो m की जगह हम लिखेंगे 4। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया 6 - 4 2 और यहाँ पे 3 - 1 2। अब ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो अगर दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए लेफ्ट एंड राइट, तो उसको बोलते हैं एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड, यानी कि इक्वेशन जो फर्स्ट है वो क्या है एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया। अगर ये ग्रेटर हो जाता इधर 3 आ जाता इधर 2 आ जाता, तो ये क्या हो जाता, ये ओवर आइडेंटिफाइड हो जाता।
अगर ये लेस हो जाता, ये ज़्यादा हो जाता, तो इसको अंडर आइडेंटिफाइड बोलेंगे। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा इक्वेशन ओवर आइडेंटिफाइड है, अंडर आइडेंटिफाइड है या एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया है। ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसीडर एज द इसेंशियल प्री रिक्वेस्ट फॉर स्टेपिंग अप जीडीपी ग्रोथ। तो हमें बताना है कि ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसीडर किया जाता है प्री रिक्वेस्टिक फॉर स्टेपिंग ऑफ जीडीपी। तो येस, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ ज़्यादा होगा तो हमारे जीडीपी का भी ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ये है, स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इट इज़ वाइटली इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। येस, इंडिया में कोई भी चीज़ें स्लो क्यों हो रही है, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन की कमी है। तो अगर जैसे ही कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा, उस तरीके से अलग अलग सेक्टर पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होंगे और हमारा इंक्रीज होगा, जीडीपी ग्रोथ होगी। तो ये दोनों हमारा करेक्ट है और उसके साथ साथ ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। एलएम कर्व एनालिसिस एक्सप्लेन। तो आईएस एंड एलएम कर्व किसने दिया है, तो ये हिक्स ने दिया है। और ये क्या बताते हैं, तो आईएस गुड्स मार्केट या प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम को बताता है और एलएम हमारा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को बताता है। तो ए एंड बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हु सेड, किसने ये कहा था कि आई बिलीव दैट द ऑब्जेक्टिव फॉर दिस इन्वेस्टमेंट शुड बी टू बेनिफिट द पब्लिक एंड कंज्यूमर एंड द इन्वेस्टर एंड एट द सेम टाइम टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस एंड एलिमिनेट मोनोपोली। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है जॉर्ज फर्नांडिस का, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो इसको बिना कुछ वो करे एक स्टेटमेंट है, इसमें कुछ समझा नहीं सकते। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनकम कंजम्पशन कर्व हमें दिया हुआ है और हमें बताना है कि इस पॉइंट के बियॉन्ड कौन सा क्या होगा, मतलब हमारा गुड एक्स और गुड वाई इंफीरियर होगा या नॉर्मल होगा। तो देखिए नॉर्मली क्या हो रहा है, जैसे जैसे एक्स गुड वाई गुड मतलब बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि प्राइस बढ़ रही है, हमारा इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है, हम गुड एक्स एंड वाई दोनों के कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल होगा। लेकिन पॉइंट ए के बाद क्या हो रहा है कि हमारा कंजम्पशन इनकम बढ़ने के बाद भी किसका कंजम्पशन कम हो रहा है, तो कंजम्पशन हमारा कम हो रहा है वाई गुड का। तो वाई गुड का देखिए कंजम्पशन इनकम बढ़ने के बाद कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जबकि एक्स गुड का कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो जिसका भी कंजम्पशन कम हो रहा है वो क्या होगा, वो इंफीरियर कहलाएगा। तो ए पॉइंट के बाद गुड वाई का कंजम्पशन कम का हो रहा है, तो ये कहलाएगा इंफीरियर गुड। जबकि यहाँ पे एक्स का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल गुड। ये अंतर है इन दोनों में। तो नाउ वाई गुड वाई इज इंफीरियर एंड गुड एक्स इज नॉर्मल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बियॉन्ड पॉइंट ए। अब इसमें इसको अगर हम इसको बिना उसके भी देखना चाहे तो जिस भी एक्सिस से ये दूर होगा वो इंफीरियर कहलाएगा और जिस एक्सिस के पास होगा वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। ये भी एक तरीका है इसको देखने का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन रिप्रेजेंट एन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल इनकम कैलकुलेशन। तो कौन सा सिचुएशन रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट को हमारे नेशनल इनकम कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले नेशनल इनकम कैलकुलेशन में अगर हम क्या करते हैं, बाइंग अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, क्या हम सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए अगर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस को खरीदते हैं तो ऑफ कोर्स ये किसका पार्ट होगा, ये नेशनल इनकम का पार्ट होगा, क्योंकि हम कोई ऑक्यूपेशन करना चाहते हैं ना, अपने अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो लिए नहीं है, तो इसीलिए ये नेशनल इनकम का पार्ट कहलाएगा। बाइंग अ न्यू शेयर, तो अगर क्या हम न्यू शेयर खरीदते हैं तो वो नेशनल इनकम का पार्ट है, तो नहीं, इससे हम कोई इनकम को जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए ये इसका पार्ट नहीं होगा। बाइंग अ न्यू कार फॉर पब्लिशिंग हाउस फॉर डिलीवरी बुक, तो येस, अगर हम कोई कार खरीद रहे हैं और उससे कुछ हम इनकम जनरेट कर रहे हैं तो ये डिलीवरी बुक कर रहा है कार खरीद के, तो ये क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम का पार्ट होगा। तो ए और सी पार्ट होगा। और लास्ट क्या है, बाइंग अ न्यू कार फॉर हाउस होल्ड, तो खुद के कंजम्पशन के लिए अगर कोई चीज खरीदते हैं तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी हमारा करेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल इफ ऑल पॉइंट ऑन अ स्कैटर डायग्राम अपीयर्स और फॉल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब हम कोरिलेशन पढ़ते हैं तो उसके कई सारे टाइप पढ़ते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो इसमें अंतर क्या होता है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में सारे जो स्कैटर्ड पॉइंट्स होते हैं वो एकदम ये स्ट्रेट लाइन के ही आसपास होते हैं,
ठीक है। जबकि सिर्फ अगर पॉजिटिव कोरिलेशन बोलता तो ये तो पॉजिटिव होता, लेकिन स्कैटर डायग्राम कई जगह पे भी हो सकते थे। लेकिन इसमें जो पॉइंट्स होती हैं वो एकदम करीब आ जाती हैं स्ट्रेट लाइन के, इसीलिए इसको परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है। नेगेटिव कोरिलेशन में भी ऐसे ही होता है। अगर सिर्फ नेगेटिव कोरिलेशन होता तो ये जो पॉइंट्स हैं वो अलग अलग हो सकते थे, लेकिन परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में सारे जो पॉइंट्स हैं वो एकदम स्ट्रेट लाइन के ही पास आ जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ इंडिया एट करंट प्राइस। तो करंट प्राइस में वो भी 2018-19 में क्या शेयर था इंडिया ग्रॉस वैल्यू एडेड का इंडिया में, तो वो शेयर क्या था 53 to 55%। ये पुराना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट है, हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है। सैंपल मीन, सैंपल मीन हम कैसे निकालेंगे, तो हम सिग्मा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन करके हम इस मीन को निकाल सकते हैं। सैंपल वेरिएंस कैसे निकालते हैं, तो सैंपल वेरिएंस हम सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट 2 अपॉन एन करके हम निकालते हैं सैंपल वेरिएंस। तो ये इसका वो हो जाएगा। अब हमें कंफ्यूजन किस में होती है, अगर हमें डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल मीन निकालना है और डिफरेंस ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना है, तो डिफरेंस ऑफ टू स्टैंडर्ड अगर सैंपल मीन निकालेंगे तो वो किस तरीके से होगा, हमें डिफरेंस निकाले। अगर आप इसको देखेंगे सब सेम है, बस नीचे 2n1 और n1 है और n2 और n1 है। तो इसको किस तरीके से निकालेंगे, तो अगर हमें सैंपल मीन निकालनी है तो उसमें 2n1 नहीं होगा। अब देखिए अगर नॉर्मल वेरिएंस देख रहे थे तो इसमें 2 था, यानी कि मल्टीपल था ना, 2 उसमें मल्टीप्लाई था। इसे इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई है तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन में हो जाएगा, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट है तो ये हमारा सी का सेकंड हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है, इस हमारे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ फॉलोइंग रिस्पॉन्स इज ट्रू एज अ सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस में कौन सा हमारा सोल्यूशन ठीक होगा, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में ओएलएस क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड भी नहीं लगा सकते हैं हम, यहाँ पे क्या लगाएंगे, टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड और फुली इन्फॉर्मेशन लाइकलीहुड मेथड हम इसमें लगाएंगे, तब हम जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी और डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बाकी मैंने इकोनोमेट्रिक्स से सारी वीडियोस करवाए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप उतना भी देख लेते हैं तो आपके लिए इनफ है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी बाय इंडिविजुअल्स। अगर कोई आदमी मनी को अपने पास रख लेता है तो उसके लिए क्या कॉस्ट पे करेगा। अगर अगर सपोज हम 100 रुपये अपने पास ही रखे हैं तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, लॉस ऑफ रियल वैल्यू ऑफ मनी ड्यू टू डिफ्लेशन, नो। लॉस ऑफ रियल वैल्यू क्यों होता है, कब होता है, तो इन्फ्लेशन जब होता है ना तब लॉस ऑफ रियल वैल्यू होता है, ना कि डिफ्लेशन में। तो ये तो गलत हो जाएगा, तो जहां जहां ए है वो गलत कर दीजिए। तो ए इसमें भी है, इसमें भी है, हमें ऐसे भी मिल गया ऑप्शन ए, बट फिर भी हम पूरा पढ़ लेते हैं। फॉरगॉन इंटरेस्ट फॉर सेविंग, तो येस, अगर हम इसको बैंक में रखते तो इस पर कुछ इंटरेस्ट हमें मिलता जो हम नहीं ले पाएंगे, तो येस, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। फिर यूटिलिटी फॉरगॉन बाई नॉट बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो येस, अगर हम 100 रुपये अपने पास ही रखे हैं और मेरा फुल मतलब गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है बट हम खा नहीं रहे हैं, तो उसकी यूटिलिटी हम लॉस कर रहे हैं, तो ये भी एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और चौथा है, रिटर्न फॉरगन बाई नॉट होल्डिंग अदर असेट, तो येस, अगर हम कोई असेट भी नहीं रख रहे हैं 100 रुपीज़ में तो हम उससे मिलने वाले रिटर्न को भी हम खो रहे हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मनी अगर आपने कैश में रखा है तो इन सब चीज़ का लॉस होता है आपको, तो इसीलिए मनी कैश की जगह आप बैंकों में रख दीजिए, कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, तो उसका आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिवन हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, अगर हम किसी सीरीज में हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए एक कांस्टेंट के ऐड करते हैं तब स्टैंडर्ड डेविएशन न्यू सीरीज के लिए क्या होगी, तो ये याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन न्यू सीरीज के लिए वही रहेगी जो पहले थी, ये चेंज नहीं होती है, तो ये वही रहेगी, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हमें ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बताना है, तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हम कैसे बताते हैं, तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हम तब बताते हैं जब हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, और वो भी कैसे, 1000 पर एनम, क्योंकि हम कोई भी चीज़ 1000 में देखते हैं ना, सेक्स रेशियो भी हम 1000 मैन पे ही देखते हैं, वैसे ही 1000 जहाँ पे होगा वो भी पॉपुलेशन इंक्रीज, ना कि बर्थ रेट, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड टिपिकली पुट लेस डेवलप्ड कंट्रीज एट अ डिसएडवांटेज बिकॉज, तो चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड टिपिकली लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए डिसएडवांटेज क्यों होगा, क्योंकि दे स्पेशलाइज एंड ट्रेड इन एग्रीकल्चर गुड्स रेदर देन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, तो यस, इसीलिए ये डिसएडवांटेज होगा क्योंकि वो स्पेशलाइज करते हैं एग्रीकल्चर गुड्स में, ना कि वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ये क्या है, लेस डेवलप्ड कंट्री का डिसएडवांटेज है, क्योंकि लेस डेवलप्ड कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट होती है एग्रीकल्चर में।
नेक्स्ट है हमारा अकाउंट पे क्रॉसिंग इट्स डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये सेक्शन जो है सेक्शन 1(3) ये गलत है। ये जो जिस सेक्शन में ये डिफाइंड है वो सेक्शन है हमारा 40A क्लॉज 3। तो इसीलिए नॉन ऑफ द एबव हमारा करेक्ट, नॉट डिफाइंड हो जाएगा इन एनआई एक्ट। तो और इस स्पेशली ये एनआई एक्ट में जो पे क्रॉस है वो इस सब सेक्शन में नहीं डिफाइंड है। ये नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा। पहली बात तो यहाँ पे लिखा है ना कि अकाउंट पे क्रॉसिंग इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो डिफाइंड है 40A क्लॉज 3 में, तो इसीलिए नॉट डिफाइंड होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा अब देखिए यहाँ पे रीजंस की थ्योरम है, तो ये प्रोडक्शन से है, यानी कि इफेक्ट ऑफ फैक्टर ग्रोथ ऑन प्रोडक्शन एंड ट्रेड। तो रीजंस की थ्योरम इससे रिलेटेड है। मेजलर पैराडॉक्स स्टॉपलर सैमुअल्सन का क्या है, मेजलर मतलब पैराडॉक्स है, इसका अपोजिट है। तो ये बताता है इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन डोमेस्टिक प्राइस। तो मेजलर पैराडॉक्स डोमेस्टिक प्राइस के बारे में बताता है। स्टॉपलर सैमुअल्सन बताते हैं टैरिफ का इफेक्ट फैक्टर प्राइस पे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे इसका ये बचा तो ये डी हो जाएगा। तो फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अ डिसीजन फ्री फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई अ कंट्रीज मोस्ट बाइंडिंग कंस्ट्रेंट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ इज टर्म्ड एज। तो मोस्ट बाइंडिंग कंस्ट्रेंट क्या होगा, तो वो इकोनॉमिक डायग्नोस्टिक होगा। जब इकोनॉमिक को डायग्नोस्ट करते हैं तब वो ज़्यादा मोस्ट बाइंडिंग हमारा फ्रेमवर्क होता है। इसको ये ऐसे नहीं, इसको भी दिया गया है। ये किसने दिया है, तो एक पेपर आया था हाउसमैन, रॉड्रिक एंड वेल्सेको का 2005 में। इसी में इन्होंने ये बताया था कि ये एक नई तरह की मेथोडोलॉजी है स्टडी करने का कंस्ट्रेंट ग्रोथ के लिए, और इसी में इन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच बताया था जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ डायग्नोस्टिक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब यह है सीपी ब्लेकर का स्टेज। इसी पेपर में कई पॉपुलेशन से रिलेटेड थ्योरी आपसे पूछी गई है, और सीपी ब्लेकर की भी पूछी गई है। सीपी ब्लेकर ने 5 स्टेज बताया है पॉपुलेशन के बारे में, और उसी को आपने स्टार्टिंग में भी देखा था। 5 स्टेज मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कौन कौन से स्टेज होते हैं। तो पहला नीचे से होता है कौन कौन सा, तो पहला होता है डिमिनिशिंग स्टेज। मैं यहाँ पे फिर से बता देती हूँ, डिमिनिशिंग स्टेज। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा लो स्टेशनरी स्टेज। तो दूसरा है हमारा लो स्टेशनरी स्टेज। फिर तीसरा है हमारा अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, नहीं सॉरी, लेट एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग। फिर हमारा आता है चौथा अर्ली एक्सपेंडिंग, और पांचवा क्या आता है हमारा हाई स्टेशनरी स्टेशनरी स्टेज। तो ये 5 तरीके के स्टेज सीपी ब्लेकर ने बताया है। अब इस फिगर में हमें देख के बताना है। तो स्टार्टिंग में क्या है, डिमिनिशिंग स्टेज, यानी कि ये बर्थ रेट और डेथ रेट, ये हमारा स्टार्टिंग का डिमिनिशिंग स्टेज है। उसके बाद आता है हमारा ये फर्स्ट लो स्टेशनरी, जहाँ पे ये दोनों एकदम क्रॉस कर रहे हैं, तो ये लो स्टेशनरी है। फिर लेट एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग में क्या होता है, ये हमारा बर्थ रेट तो ऐसे ही होता है, हमारा डेथ रेट ऐसे डिक्लाइन करता है। डेथ रेट डिक्लाइन क्यों करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम मेडिकल फैसिलिटी को डेवलप कर चुके होते हैं, तो जिससे मौतें कम होती है। बट अभी भी बर्थ पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए बर्थ रेट वैसे का वैसे ही रहता है। तो ये लेट स्पेंडिंग है। उसके बाद क्या होता है, हमें बताना है किस पोर्शन पे, हमें बताना है ए बी सी के बीच का पोर्शन। तो ये हमारा जो है अर्ली स्पेंडिंग इसमें आएगा। तो ये अर्ली स्पेंडिंग का पॉइंट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इनएडिक्वेट और अब्सेंस ऑफ केवाईसी, यानी कि केवाईसी करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बैंकिंग में, जिसमें हम अलग अलग तरह के रिस्क से बच सकते हैं। केवाईसी की वजह से हमारा एक तो पहले हमारा आइडेंटिटी क्लियर होगा कि ये हमारा ही अकाउंट है। तो यानी कि रेपुटेशन रिस्क, अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं जो सीरियस रिस्क होते हैं, थर्ड पार्टी रिस्क कहलाती हैं। तो ये तरह के रिस्क इसमें इन्वॉल्व होते हैं, रेप्यूटेशन, कॉम्प्लायंस रिस्क। लेकिन बैंक करप्सी रिस्क हमारे केवाईसी से रिलेटेड नहीं है। तो ए बी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, हमें असर्शन एंड रीजनिंग दी है, द मेन कॉज ऑफ कमर्शियल बैंकिंग फेलियर इज बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग इनअप्रोप्रिएट लोन टू द बैंक इनसाइडर्स। तो अगर सबसे ज़्यादा मेन कस क्या है फेलियर का कमर्शियल बैंक का, वो इनसाइडर को ही इनअप्रोप्रिएट लोन प्रोवाइड कर देते हैं, और जिससे उनको मतलब निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो करेक्ट है। बैंक एम्प्लॉय आर प्रोवाइडेड लोन एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट। यस, बैंक एम्प्लॉय जो हैं वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं लोन को, तो ये भी एक कारण है। तो ये दोनों करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्रॉनिक पॉवर्टी इज अ मेन प्रॉब्लम फेसिंग इंडिया। येस,
इंडिया में क्या है, क्रोनिक पॉवर्टी है, जो पॉवर्टी है बहुत लंबे समय तक वो पॉवर्टी के साइकिल से नहीं निकल पा रहा है, तो इसीलिए क्रोनिक पॉवर्टी इंडिया फेस कर रही है। एंड ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हैज कॉज्ड अंडर डेवलपमेंट इन इंडिया, तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की वजह से हमारे इंडिया अभी अंडर डेवलपमेंट फेज में ही है, अदरवाइज हम बहुत पहले ही डेवलप कंट्री में आ गए होते। तो दोनों सही है, लेकिन दोनों करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि ये अलग अलग टॉपिक को डिस्कस कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा अ ग्राफ रिफ्लेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इन कंट्री पर कैपिटा इनकम एंड इट्स इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्टर्बेंस इन इज कॉल्ड। तो अगर हम लॉरेंज कर्व की बात करें तो लॉरेंज कर्व हमारा इनइक्वालिटी को बताता है, फिलिप कर्व अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच के रिलेशन को बताता है, ये टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। तो बचा क्या, इनकम एंड इनइक्वालिटी के बीच के रिलेशनशिप को कुजनेट कर्व बताता है, मतलब इनइक्वालिटी एंड डिस्टर्बेंस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, कुजनेट कर्व। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम पेनाल्टी टू बी इम्पोज्ड अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फॉर बाउंसिंग ऑफ चेक। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, एनआई एक्ट के तहत कौन सा पनिशेबल, मतलब कौन सी कितनी पेनाल्टी, मैक्सिमम जो पेनाल्टी है वो 2 साल जेल की हो सकती है। तो 2 साल जेल की हो सकती है अगर आप का चेक बाउंस होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस ऑफ प्राइवेट मार्केट इज डीलिंग विद एक्सटर्नलिटीज, तो इसको किसने बताया है, कॉस्ट थ्योरम ने बताया, कॉस्ट ने बताया है। रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू, अभी मैंने बताया लाफर कर्व इससे रिलेटेड है। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी गेम थ्योरी से रिलेटेड है। एंड कंट्रोलिंग प्राइस थ्रू इफेक्टिव प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग डेड वेट लॉस से रिलेटेड है। यानी कि ए का थर्ड यहाँ पे आंसर नहीं अटैच हो पाया है, तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, डेटा हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो इनका वाई किसके बराबर होती है, सी प्लस आई प्लस जी के बराबर होती है। हमें ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम दी हुई है, यानी कि सबको रख देते हैं यहाँ पे 0.8। अब वाई क्या है, डिस्पोजेबल इनकम कब होती है, जब इनकम में से टैक्स को माइनस कर देते हैं। और प्लस आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100, और जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30। अब इसको कर लेंगे तो y इक्वल टू 180 हमें ये हो गया। अब हम इसके अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, तो ये 0.28 0.8 वाई और माइनस ये 20% है ना, तो टी की जगह हम क्या रखेंगे, 0.2 वाई, ठीक है। और प्लस ये प्लस ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया है, तो y इज इक्वल टू 180। मुझे इसके अंदर ना पहले सॉल्व कर लेना चाहिए था, y हमें y है और माइनस 0.2 वाई दिया हुआ है, तो अगर हम 1 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 8, तो ये हाँ हमें ऑलरेडी 8 मिल गया। तो यही मैंने गलत कर दिया था, यहाँ पे मैंने इसको पहले माइनस नहीं किया था, इंडिविजुअल मैंने माइनस किया था, तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो गई थी। तो 0.8 हम पहले यहीं पे रहने देंगे। इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, हमें क्या मिल गया, 0.8 वाई, ठीक है। तो वाई ऐसे ही है हमारा, ये 180 प्लस, और ये अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 जा क्या हो जाएगा, 864 वाई। मैं परेशान हो गई हूँ, मेरे ये स्टाइलस अच्छे से काम नहीं कर रहा है, 0.64 वाई, ठीक है। इसको अब ये इधर माइनस करेंगे तो 0.64 वाई इक्वल टू 180, ये माइनस कर देंगे तो 0.36 वाई आ जाएगा, और ये 180, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 अपॉन 0.36। मैं इधर कर दे रही हूँ अब बाकी के, तो वाई की वैल्यू क्या है, 180.36, इसको सॉल्व करेंगे तो 18000 अपॉन 36। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में, तो 500, यानी कि कितना आंसर हमारा आ गया, सी 500। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 500, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एक हमें असर्शन एंड दूसरा रीजनिंग। तो असर्शन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द वॉल्ट W. Rostow, the principal strategy of development necessary for takeoff was the mobilization of domestic and foreign saving। तो W. Rostow ने 5 स्टेज दिए थे अपने, उस 5 स्टेज में पहला प्रिमिटिव सोसाइटी, उसके बाद टेक ऑफ, प्री टेक ऑफ एंड देन टेक ऑफ। तो टेक ऑफ स्टेज में क्या होता है, मोबिलाइजेशन होता है डोमेस्टिक एंड फॉरेन सेविंग का, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। एंड मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन सेविंग इज नेसेसरी टू जनरेट सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि अगर हम डोमेस्टिक सेविंग और फॉरेन सेविंग को मोबिलाइज करेंगे तभी हमारा सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट होगा और हम एक ग्रोथ की तरफ एक्सेलरेट कर पाएंगे, तो ये सही है और करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है। नेक्स्ट है हमारा परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, किसने दिया है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस दिया है
फ्रीडमैन ने, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस दिया है ड्यूजेनबेरी ने, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कीन्स ने एंड लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस मोटिग्लियानी ने। तो इस तरह से मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसको अरेंज करना है। तो इसको देखिए, अगर आपको नहीं भी पता कि टाइम पीरियड क्या है तो आप किस तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्लासिकल पढ़ते हैं तो डी पहले आएगा, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, उसके बाद हम मॉनेटरिस्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा सी आ जाएगा। तो पहले डी आया क्लासिकल, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद देखिए क्लासिकल के बाद हम कीन्स पढ़ते हैं, मॉनेटरिस्ट नहीं पढ़ते हैं, सॉरी, क्लासिकल के बाद कीन्स पढ़ते हैं, उसके बाद मॉनेटरिस्ट पढ़ते हैं और उसके बाद हमारा रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। तो डी बी सी ए, तो ऑप्शन नंबर डी बी सी ए क्या है, डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 1 जून 2005। मैंने टैक्स की क्रोनोलॉजी भी कराई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके, शॉर्ट्स में भी मैंने कराया है, तो आप देख लीजिएगा उसको। Which one of following committee has been constituted for doubling farmer income in 2022? तो कौन सी कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी फार्मर इनकम को डबल करने के लिए, तो अशोक दलवाई कमेटी को इंट्रोड्यूस किया गया था फार्मर इनकम को डबल करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद हमारा 91 से लेके 95 तक क्या है, अनसीन पैसेज दिया हुआ है। तो अनसीन पैसेज तो हमेशा डिफरेंट ही आते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं इसको पॉज करके दिखा दे रही हूँ, आप इसको रोक लीजिएगा, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देने की कोशिश करिएगा। इसके जो ये टिक टिक थोड़े बहुत दिख रहे हैं, इस पे आप मत जाइएगा, क्योंकि ये मतलब जिस बच्चे का है उससे मैंने लेके यहाँ पे किया है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा पॉज करके, मैं दिखा दे रही हूँ। 96 से लेके 100 तक का भी क्वेश्चन क्या है, ये पैसेज वाला है, तो पैसेज वाला आप पॉज करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आप इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है तो आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं। इसको मैं करवा नहीं रही हूँ क्योंकि अनसीन पैसेज हमेशा डिफरेंट आते हैं, तो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको करवाने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस थे आपके, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे हों। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप लाइक करेंगे तो मैं और आगे के भी क्वेश्चन ज़रूर लेके आऊँगी। 2020 तक के मैंने सारे, यानी कि 2004 से लेके 2020 तक के मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आप अपने प्रैक्टिस के लिए ज़रूर इसको देख के जाइएगा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।